ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बचपन से ही हर तरह के दुख और अन्याय सहे हैं। उसके पिता को झूठे इल्जाम में फंसाकर मार दिया गया। उस हादसे के समय उसकी माँ गर्भवती थी। उस दिन उसने कसम खाई कि उसका बेटा बड़ा होकर एक प्रोसिक्यूटर बनेगा ताकि वो खुद की रक्षा कर सके और उन लोगों को सजा दे सके जो पैसे के दम पर गरीबों को दबाते हैं। इसी कारण जब उसका बेटा पैदा हुआ और बड़ा हुआ तो माँ ने उसे बेहद सख्ती से पाला। अगर वो 100 सवालों में से सिर्फ 3 सवाल भी गलत करता तो माँ उसे बेरहमी से पीटती। उसने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया क्योंकि माँ का कहना है अगर तू पेट भरकर खाएगा तो नींद आ जाएगी और अगर नींद आएगी तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा और अगर ध्यान नहीं रहेगा तो तू प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाएगा। बेचारा लड़का भूखा रहता, आंसू बहाता, मगर फिर भी पढ़ता रहता। माँ को एहसास नहीं था कि अपने बेटे को पालने का ये तरीका उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीजू भी उतनी ही दुख भरी जिंदगी जी रही थी। मीजू का घर हिंसा और झगड़ों से भरा हुआ था। एक दिन उसने अपनी माँ की आंखों के आसपास चोट के निशान देखे और तुरंत समझ गई कि यह उसके पिता का ही किया हुआ है। उसका पिता शराबी और अय्याश था जो हर दिन किसी बार में किसी और लड़की के साथ नाचता। मीजू वहां पहुंची तो उसने चलाया नहीं, बस उसके पास जाकर धीरे से कहा, अगर तू आज जिंदा रहना चाहता है तो घर चल। उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा हिम्मत और समझदारी थी। समय बीतता गया। दोनों कांघो और मीजू अब हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। आज दोनों का जन्मदिन है। एक ही दिन पैदा होने की वजह से दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। मीजू कांघो के लिए खास राइस रोल बनाकर लाई है, लेकिन जब कांघो ने कुछ ही निवाले खाए तो उसने डब्बा बंद कर दिया और खाने से मना कर दिया। मीजू ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? कांघो ने गंभीरता से कहा, अगर ज्यादा खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, फिर ध्यान नहीं लगेगा और फिर प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाऊंगा। मीजू ने मुस्कुराकर कहा, अगर ये रास्ता तुम्हें दुख देता है तो कोई और रास्ता चुन लो। पर कांघो ने सिर झुका लिया क्योंकि उसका जीवन तो बचपन से उसकी माँ के नक्शे पर चला है, जैसे कोई जीपीएस जो बंद होते ही रास्ता भुला दे। जब दोनों कमरे से निकलने लगे तो पाया कि दरवाजा बाहर से बंद है। ये सैम की शरारत है, एक बदमाश लड़का जो कांघो को छेड़ना चाहता है, लेकिन अनजाने में उसने उस कमरे में मीजू को भी बंद कर दिया। अब कांघो घबराया हुआ है जबकि मीजू इस अजीब स्थिति पर भी हंस रही है। उधर घर पर कांघो की माँ ने बेटे के जन्मदिन के लिए पूरा भोज तैयार किया है। हर व्यंजन को इस नियत से चुना गया कि जो खाएगा वो परीक्षा में पास होगा। वो टेबल पर बैठी इंतजार करती रही, लेकिन बेटा नहीं लौटा। बेचैन होकर उसने मीजू की माँ और गांव के लोगों को लेकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। आखिर सबको पता चला कि सैम ने स्कूल में दरवाजा बंद कर दिया था। जब सैम को ये मालूम हुआ कि मीजू भी अंदर फंसी है तो वो घबरा कर भागा और पूरी ताकत से स्कूल पहुंचा। इस बीच कमरे के अंदर मीजू अचानक कैंडी खाते हुए घुटने लगी। कांघो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने दोस्त को बचाने की हर संभव कोशिश की और पीछे से पकड़कर उसका पेट दबाने लगा। उसी तनावपूर्ण पल में सैम कुछ गांव वालों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। अंदर जो नजारा था उसे देखकर सबके मुंह खुले रह गए। कांघो और मीजू एक बेहद अजीब और गलतफहमी पैदा करने वाली स्थिति में हैं। कमरे की खामोशी में कुछ पल के लिए सब जमे रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि बंद कमरे में ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि कांघो और मीजू कुछ समझा पाते, उनकी माएं उन्हें पकड़कर घर खींच ले गई। समय गुजरता गया। अब कांघो अपने जिंदगी के सबसे कठिन दौर में है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का समय आ गया है। ये उसके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक सपना पूरा करने की पहली सीढ़ी है, अपने पिता की तरह एक न्यायप्रिय प्रोसिक्यूटर बनने की। मीजू इस खास दिन उसे हौसला देने आई। वो मुस्कुरा रही है, उसकी आंखों में गर्व है। लेकिन जैसे ही कांघो एग्जाम हॉल की ओर बढ़ा, अचानक एक मोटरसाइकिल मीजू से टकरा गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। कांघो का दिल जैसे रुक गया। बिना एक पल सोचे वो उसकी ओर भागा और उसे उठाकर अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से मीजू को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जब वह होश में आई तो आंसू बहने लगे। तुमने मेरे लिए अपनी सबसे अहम परीक्षा छोड़ दी, उसने कांपती आवाज में कहा। घर लौटने पर कांघो का सामना अपनी माँ के गुस्से से हुआ। वो चिल्लाई, एक लड़के के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
कांगहो ने पहली बार आवाज उठाई। ये उनका पहला बड़ा झगड़ा था और उसी दिन से उसकी माँ ने सख्त हुक्म दे दिया, अब से उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं। कुछ दिनों बाद मीजू ने सड़क किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में कांगहो को काम करते देखा। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी है। इतने महीनों से वो बिना बताए गायब था। मीजू ने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर कदम पर, जब तक तुम वाकई वकील नहीं बन जाते। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। धीरे धीरे उनका जीवन खुशियों से भर गया। कांगहो रात दिन पढ़ाई में डूबा रहता और मीजू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती। वो खाना बनाती, नौकरी करती और उसे हर तरह से सहारा देती। वो सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं है, बल्कि माँ जैसी देखभाल करने वाली साथी बन गई। उसका एक ही उद्देश्य है, कांगहो को सफल देखना। एक दिन मीजू अपने नेल सैलून में ग्राहकों का काम कर रही है। तभी दरवाजा खुला और सामने कांगहो है। वो मुस्कुराया और बोला, मीजू, मैंने लॉ स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। मीजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। वो पल उनके जीवन का सबसे सुंदर पल था, उनकी मेहनत और प्यार का सच्चा फल। उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। वो समय उनके जीवन का सबसे सुनहरा दौर था। हर दिन खुशी, सुकून और प्यार से भरा हुआ। उनकी जिंदगी मानो किसी मधुर गीत जैसी है, जिसके सुरों में सिर्फ खुशियां हैं। लेकिन एक दिन कांगहो ने अचानक कहा, मीजू, मुझे जाना होगा। उसकी आंखों में गहरा दुख है, पर उसने कोई कारण नहीं बताया। मीजू के होंठ कांपे। उसके पास हजारों सवाल हैं, पर शब्द गले में ही अटक गए। जिस इंसान के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वो बिना कोई वजह बताए उसे छोड़ गया। मीजू बिखर गई। उसका दिल जैसे रुक गया। सालों बाद कांगहो एक सफल, ईमानदार और निडर वकील बन चुका है, बिल्कुल वैसा जैसे उसकी माँ ने सपना देखा था। लेकिन शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मीजू के प्यार ने चुकाई थी। आज कांगहो अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक का सामना करने जा रहा है। वो उस व्यक्ति से मिलने पहुंचा, डायरेक्टर सांग, वही आदमी जिसने उसके पिता की हत्या की थी। पर कांगहो का मकसद बदला नहीं है, कम से कम ऊपर से तो नहीं। वो जानबूझकर डायरेक्टर सांग के करीब आया, उसका विश्वास जीतने के लिए। धीरे धीरे, चुपचाप कांगहो ने सांग की कंपनी से जुड़े हर नकारात्मक लेखों और हर अफवाहों को संभाल लिया। उसकी चतुराई और वफादारी से डायरेक्टर सांग बेहद खुश हो गया। उसने सोचा, ये लड़का वाकई काबिल है और शायद उसके मन में अपराध बोध भी है। इसीलिए उसने कहा, कांगहो, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ। कांगहो के चेहरे पर खुशी झलक उठी, जैसे उसकी जिंदगी का कोई अधूरा हिस्सा पूरा हो गया हो। दूसरी ओर मीजू की जिंदगी बिल्कुल अलग ही दिशा में जा चुकी है। वो अब भी एक नेल टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही है। उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि उनके पिता कौन है। वो इसी देश में रहती है, पर अपनी माँ से झूठ कहा कि वो अमेरिका में है। हर महीने पैसे भेजती ताकि उसके बच्चे अच्छे से पल सके। आज कांगहो का जन्मदिन है। उसकी माँ ढेर सारा खाना लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंची, पर कांगहो अपने कमरे में बंद है। वो जानबूझकर अपनी माँ से मिलने से बच रहा है। सालों से उसने माँ से लगभग सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उसकी माँ योंगसन ने कई बार कॉल किए, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से उसके हालचाल पूछे। गार्ड बोला, वो ठीक है मैडम, बस बहुत व्यस्त रहते हैं। योंगसन ने जाते जाते अपना नंबर छोड़ दिया और कहा, अगर उसे कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। घर लौटते वक्त उसने केक का एक टुकड़ा खाया और खुद से बोली, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है, यही वजह है। उधर कांगहो को पता चला कि तेसु राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के कगार पर है। वो वही आदमी है जिसने कभी उसके परिवार को झूठे आरोपों में फंसाया था। कांगहो ने अब बदले का अगला कदम तय किया। वो तेसु के करीब जाएगा, उसकी बेटी हायांग के जरिए। धीरे धीरे दोनों करीब आए और एक जोड़ा बन गए। एक रात हायांग ने उसे अपने परिवार से मिलाया। रात के खाने के बाद जब हायांग और उसकी माँ कमरे से बाहर गई, तेसु ने कांगहो की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, अगले हफ्ते मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ देना। मैं उसकी शादी एक बड़े अमीर परिवार में करवाने वाला हूँ। तेसु उसकी असली पहचान जान चुका था, लेकिन कांगहो के पास भी उसका एक काला सच है। उसने सबूत जुटा लिए थे कि तेसु का अपनी सेक्रेटरी के साथ एक बच्चा है। कांगहो ने यह सबूत डायरेक्टर सांग को दे दिए।
लेकिन उसकी सिर्फ एक कॉपी दी, असली डॉक्यूमेंट नहीं। अब कांग हो चाहता है कि सांग उसे अपने बेटे के रूप में कानूनन रूप से स्वीकार करे ताकि वो तेसु की बेटी से शादी कर सके। डायरेक्टर सांग तेसु से मिला और बोला, कांग हो अब मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि हयांग और वो शादी करे। तीनों के बीच सौदा तय हुआ। तेसु बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक काम करो, मेरी रखैल और उसके नाजायज बच्चे को रास्ते से हटाओ। उस रात कांगहो ने बिना हिचकिचाहट वही किया। उसने महिला को नशा दिया और दोनों को नदी में धकेल दिया। फिर उसने पूरी घटना की वीडियो बनाकर तेसु को भेजा। काम पूरा हुआ। अब वो चाहता है कि उसकी माँ योंगसन उस गोद लेने की प्रक्रिया की पुष्टि करे। आज कांगहो और हायांग अपने गांव लौटे। योंगसन को पता चला कि बेटा आ रहा है। वो खुशी से फूले नहीं समाई। उसने पूरे गांव को खाने पर बुला लिया। हर कोई उसके वकील बेटे पर गर्व कर रहा है, यहाँ तक कि उसने अपनी नई पैंट का टैग तक नहीं हटाया। इतनी जल्दी में थी वो। लेकिन कांगहो का असली उद्देश्य माँ से मिलना नहीं था। वो उसे डायरेक्टर सांग द्वारा गोद लिए जाने की बात करने आया है। योंगसन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो बोली, बेटा पैसे और ताकत सब ठीक है, पर क्या तो अपनी माँ से रिश्ता तोड़ देगा? कांग ने ठंडे स्वर में कहा, माँ यही तो तुम चाहती थी ना कि मैं ऊंचाइयों पर जाऊं। योंगसन की आंखें भर आई। उसके शब्द सीने में चुभ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अगर यही तेरी खुशी है। और उसी क्षण एक माँ ने अपने दिल का सबसे प्यारा टुकड़ा खुद अपने हाथों से खो दिया। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कांगहो वहां से चला गया। पीछे छोड़ गया अपनी माँ, जो बेबस खड़ी रह गई। फिर भी योंगसन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे के पीछे भागी, उसे रोकना चाहा। उसने जल्दी से उसके लिए उसके पसंदीदा कुकीज का एक बैग भेज दिया, लेकिन कांगहो ने ठंडे मन से बिना कोई अलविदा कहे गाड़ी बढ़ा दी। गांव के लोग बाहर निकल आए और कांगहो को कोसने लगे। योंगसन बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द उमड़ रहा है। जब कांगहो थोड़ी दूर पहुंच गया, उसने गाड़ी रोकी और माँ का दिया हुआ वो कुकी का बैग उठाकर दूर पानी में फेंक दिया। उसने खुद को शांत करने के लिए पानी की घूंट ली और फिर हायांग से कहा कि वो गाड़ी चलाए। यही फैसला उसके जीवन का सबसे भयानक सपना बन गया। थोड़ी देर बाद कांगहो की आंखें भारी होने लगी और वो सो गया। हायांग के गले में बंधा दुपट्टा नीचे गिर गया। उसने गाड़ी रोकी ताकि उसे उठा सके, लेकिन अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से उनकी ओर आया और इस जोरदार टक्कर से उनकी गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़क गई। हायांग ने यह सब अपनी आंखों से देखा, पर वो कुछ नहीं कर पाई। कांगहो को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। योंगसन जब वहां पहुंची और बेटे को उस हालत में देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसका दिल चीख उठा। ऑपरेशन के बाद कांगहो की जान तो बच गई, लेकिन उसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी को गहरी चोट आई है। अब वो जिंदा तो है, पर एक निर्जीव पौधे जैसा, सब कुछ भूल चुका। जैसे ही डायरेक्टर सांग को यह खबर मिली, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने आदेश दिया कि ट्रक चालक की जांच की जाए, लेकिन ट्रक पूरी तरह जल चुका था। उसकी कोई पहचान नहीं मिल सकी और न ही पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट या सबूत मिला। असल में यह हादसा एक साजिश थी। तेसु और हायांग ने मिलकर यह दुर्घटना रची थी। उन्होंने कांगहो की पानी की बोतल में नींद की गोलियां डाल दी थी। हायांग ने जानबूझकर अपना दुपट्टा गिराया ताकि उसी वक्त ट्रक टकराए। सब पहले से तय किया गया था। जब तेसु को डायरेक्टर सांग का फोन आया तो उसने व्यंग भरे लहजे में कहा, अरे हायांग तो बड़ी खुशकिस्मत निकली कि वो गाड़ी में नहीं थी। ये सुनकर सांग समझ गया कि तेसु ही इस साजिश के पीछे का असली दिमाग है। इस बीच योंगसन बार बार हायांग को फोन कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी रात मिजू को अपने दोनों बच्चों का फोन आया। वो सड़क किनारे एक दुकान में दौड़कर पहुंची और फोन उठाया, जैसे चाहती हो कि बच्चे समझे कि वो अमेरिका में है। लेकिन बच्चों ने पूछा, माँ आपके पीछे जो आदमी खड़ा है वो कौन है? मिजू ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसे बुरा आभास हुआ और वो डर के मारे भागने लगी, पर वो आदमी उसका पीछा करने लगा। जब उसने मुड़कर वार किया तो पता चला कि वो आदमी सैम है, जो अभी अभी चोरी के जुर्म में जेल से छूट कर आया है। मिजू ने जाते जाते सैम को समझाया कि अब चोरी छोड़ दे और कोई अच्छा सा काम करे। इसी बीच कांगहो लंबे कोमे से जागा। योंगसन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसका बेटा जिंदा है, लेकिन अब कांगहो एक 7 साल के बच्चे जैसा बन गया है। उसे कुछ भी याद नहीं रहा।
फिर भी योंगसन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वो बेटे को घर ले जाएगी और फिर से उसकी परवरिश करेगी। वो उसे सिखाने लगी कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, उठना है, चलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में किया था। वो अपने पति के तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने बेटे को फिर से बड़ा करूंगी। ठीक उसी तरह योनसन अपने बेटे की देखभाल करने लगी। वो हर सुबह खेतों में जाकर सुअरों को खाना खिलाती, फिर बेटे के पास लौटकर उसकी दवाई, नाश्ता और व्यायाम करवाती। दिन में वो चर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को फिर से खड़ा होने की ताकत दो। जब गांव वालों को कांघो की हालत के बारे में पता चला तो सबने मदद का हाथ बढ़ाया। कोई पौष्टिक खाना लेकर आया, कोई दवा, तो कोई लकवाग्रस्त लोगों के लिए पुनर्वास की किताबें। योंगसन उन सब की दया और सहयोग से भावुक हो गई। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कई दिन बीत गए पर कांघो ने अब तक एक भी दाना नहीं खाया। योंगसन को डर लगने लगा कि कहीं उसका बेटा भूख से तिल तिल करना मर जाए। तभी अचानक कांघो ने बुदबुदाया, ज्यादा खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, फिर पढ़ाई कैसे करूंगा। ये वही वाक्य था जो योंगसन ने अपने छोटे से बेटे से कहा था। योंगसन को अपनी पुरानी कठोरता पर गहरा पछतावा हुआ। वो आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बेटा अब खा लो, माँ बहुत चाहती है कि तू जी ले, खुश रहे। वो रो पड़ी, अपने बेटे से माफी मांगी, मुझे माफ कर दे। उसी क्षण कांघो ने चुपचाप चावल के कुछ कौर उठाकर मुंह में डाल लिए। उसकी जिंदगी में ये नई शुरुआत है। उसी समय डायरेक्टर सांग के आदमियों ने उस ट्रक ड्राइवर का पता लगा लिया जिसने कांघो को टक्कर मारी थी, पर अब उस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सांग का शक और गहरा हो गया। अब उसे यकीन हो गया कि तेसु ही इस साजिश का असली सूत्रधार है। उस रात योंगसन ने कांघो का पसंदीदा रोबोट खिलौना उसके सामने रख दिया और फोन पर बात करने बाहर चली गई। पीछे कांघो उस खिलौने को छूने की कोशिश कर रहा है। जब योंगसन लौटी तो उसने देखा रोबोट कमरे के बीच में पड़ा है। वो चौंक उठी। इसका मतलब है कि उनका बेटा अब थोड़ा हिलडुल सकता है। उसने उत्साहित होकर दोबारा कोशिश कराई, पर इस बार वह असफल रहा। आने वाले दिनों में योंगसन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने उसे चम्मच से खिलाना बंद कर दिया। अब वो जानबूझकर प्लेट को उसके सामने रख देती ताकि बेटा खुद खाना सीख सके। वो इंटरनेट पर जाकर हर संभव तरीका ढूंढने लगी जिससे लकवाग्रस्त हाथों में फिर से संवेदना लौट सके। आखिरकार वो पल आ ही गया। कांघो ने अपने दोनों हाथों से पहली बार खुद चावल उठाकर खाया। योंगसन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। धीरे धीरे कांघो में सुधार होने लगा। अब वह व्हीलचेयर पर बैठ सकता है, पर उसकी मानसिक उम्र अब भी 7 साल के बच्चे जितनी है। अब उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए मिंजू के जुड़वा बच्चे। दोनों शरारती बच्चे एक दिन उसे ढलान पर धक्का दे बैठे और कांघो नीचे जा गिरा। घर लौटते ही योंगसन ने दोनों को डांटा, पर तभी बच्चों की दादी आ गई। उन्होंने दोनों को फटकार लगाई कि उन्होंने कांघो को कैसे गिरा दिया। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, पर वो तो हमारे जैसा ही है, वो भी तो 7 साल का है। कांघो सच में खुद को बच्चा ही समझता है। फिर योंगसन ने प्यार से समझाया, बेटा तेरी उम्र 35 साल है, बस तू बीमार है, इसीलिए अभी 7 साल जैसा लग रहा है। फिर मुस्कुराकर बोली, हर कोई कभी ना कभी अपने बचपन में लौटना चाहता है। शायद भगवान ने तुझे ये मौका दिया है दोबारा जिंदगी शुरू करने का। उसने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहना सीखो बेटा, हार मत मानो। जब तू मुस्कुराता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। उधर डायरेक्टर सांग ने तेसु के सामने पुख्ता सबूत रखे। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि उसने ही ड्राइवर को कांघो की गाड़ी से टकराने का आदेश दिया था। ड्राइवर की मौत भी उसी ने करवाई है ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। इसके अलावा सांग के पास ये सबूत भी है कि हादसे से पहले तेसु के बेटे ने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां खरीदी थी। अब तेसु ने सांग के सामने सच्चाई कबूल की। उसने कहा, मैंने कांघो को इसीलिए खत्म करना चाहा क्योंकि वो हेसिक का बेटा है, वही जो उस आग में मारा गया था। और फिर तेसु ने चेतावनी दी, कांघो जानता है कि उसके पिता की मौत किसने की थी, इसीलिए वो तुम्हारे करीब आया है। डायरेक्टर सांग अब तक कांघो का पूरा अतीत जान चुका है। वो शांत स्वर में बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांघो मेरे साथ क्या करना चाहता है, क्योंकि मेरे पास उसके भ्रष्टाचार के सबूत है।
डायरेक्टर सांग अब उसे इंसान नहीं बल्कि एक औजार की तरह देख रहे हैं। वो बस उसका इस्तेमाल तब तक करना चाहते हैं जब तक कांग हो उसके लिए उपयोगी है। इधर यॉनसंग अपने बेटे की पुरानी अपार्टमेंट में गई ताकि उसका सारा सामान घर ले आए। यह वही जगह है जहां आने की वो बरसों से तमन्ना रखती थी, पर हर बार जब भी वो यहाँ आई कांगो उनसे मिलने से कतराता था। घर की दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर के पीछे कांगो ने बहुत सारे गुप्त दस्तावेज छिपा रखे हैं। यॉनसन को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो बेटे के ऑफिस पहुंची तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वहां दीवारों पर अखबारों की कतरनें थी, लोगों की चीखें, प्रदर्शन के नारे, भ्रष्ट वकील को सजा दो। कई लोग उसके फैसले से नाराज थे क्योंकि कांगो ने निर्दोषों को सजा दी थी और दोषियों को बचाया था। ये देखकर यॉनसन का दिल टूट गया। वापसी के रास्ते में वो सोच में डूबी गाड़ी चला रही है कि तभी अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया। उसने जोर से ब्रेक मारी और पीछे से एक कार उसकी कार से टकरा गई। दूसरी कार का आदमी बाहर निकला और बोला, अभी अभी खरीदी है ये गाड़ी, नुकसान का मुआवजा दो। यॉनसंग ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया और दोनों में बहस होने लगी। उसी झगड़े के बीच यॉनसंग की नजर गाड़ी के अंदर रखे कांगो के बक्से पर पड़ी जिसमें कई सोने की ईंटें रखी है। वो सन्न रह गई। अब उसे यकीन होने लगा कि गांव के लोग सही कहते थे, उसका बेटा वाकई भ्रष्ट है। घर पहुंचकर उसने कांगो को डांटा, तूने वो रास्ता क्यों चुना? मैंने तुझे ईमानदार बनने को कहा था, अमीर नहीं। वो रोते हुए बोली, मैंने ही तुझे गलत सिखाया, ये मेरी गलती है। कांगो कुछ समझ नहीं पा रहा, पर अपनी माँ को रोता देख उसका दिल भारी हो गया। उसने माँ को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। इधर मिंजू इन दिनों बेचैन है। उसके नेल सैलून पर लगातार उधार लेने वाले लोग आ रहे हैं क्योंकि मिंजू की अपनी सगी बहन उसका सारा पैसा लेकर भाग गई। अब यह भारी कर्ज मिंजू के सर पर था। वो सोच रही है कि सैलून बेचकर कर्जा चुका दे और अपने गांव लौट जाए। उसी रात कांगो अपने दोस्तों की गेंद लौटाने के लिए उनके घर पहुंचा। गेट पर खड़ा होकर उसने दोनों बच्चों के नाम पुकारे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने मिजू खड़ी है। मिजू से देखकर हैरान रह गई। एक पल को जैसे वक्त ठहर गया, पर अगले ही पल उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो उस दिन को अब तक नहीं भूल पाई जब कांगो ने ठंडे दिल से उसे छोड़ दिया था। जब बच्चों ने फिर दरवाजा खोला, कांगो वहां से जा चुका था। मिजू घर के अंदर आई तो उसकी माँ ने उसको सब कुछ बताया, कैसे कांगो अब बदल गया है, कैसे वो फिर से बच्चा बन गया है। लेकिन मिजू का दिल अब पत्थर हो चुका है। उसने अपने बच्चों से कहा, अब से तुम मुझसे नहीं मिलोगे, और अपनी माँ से बोली, अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उधर घर लौटकर कांगो ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ आज मैं एक बहुत सुंदर लड़की से मिला। पर तभी अचानक उसका सीना दर्द से कसने लगा। वो दिल थामकर गिर पड़ा। यॉनसंग घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, पर उनके मन में अब एक नया सवाल उठ गया, आखिर ये लड़की कौन है और क्यों? उसे मिलते ही कांगो का दिल ऐसे धड़क उठा। अगली सुबह कांगो दोबारा उसी घर पहुंचा। वो बच्चों से मिलने आया है, पर गेट पर जाकर दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि पीछे से उसकी माँ ने पुकारा, कांगो आज तेरी डॉक्टर से मुलाकात है। उसने गेंद को गेट के अंदर फेंक दिया और घर लौट आया। ठीक उसी समय सामने से मिजू अपने परिवार के साथ निकल रही थी। कांगो दूर खड़ा उसे देखता रहा और मिजू ने भी उसकी नजरें महसूस कर ली। वो अब जान चुका है उस लड़की का नाम मिजू है। इधर हायोंग के पिता ने अपनी बेटी का टूटता मन देखकर कहा, कांगो जैसे आदमी भरोसे के लायक नहीं होते। उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, वो तेरे पास सिर्फ अपने मतलब से आया था। उसने तो अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया ताकि तुम्हारे साथ रह सके। हायोंग ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई, पर उसके दिल ने कहा, ये सब झूठ है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ कांगो ने देखा मिजू गांव की मुखिया की पत्नी के कुत्ते से खेलते हुए कितनी मासूम लग रही है। इसीलिए आज कांगो अपने लिए एक नया दोस्त लेकर आया, एक प्यारा छोटा सा गुलाबी पिग, और हंसते हुए बोला, ये मेरा नया पालतू है। वो जानबूझकर उस पिग को लेकर मिजू के घर पहुंच गया। वहां उसने अपने दोनों छोटे दोस्तों को देखा और मासूमियत से पूछने लगा, वो जो अंदर औरत है वो कौन है? तभी अचानक वो छोटा पिग भाग निकला और तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। पिग सीधे मिजू की ओर भागा और जब मिजू ने देखा कि व्हीलचेयर पर बैठे कांगो
और दोनों बच्चे उसकी तरफ आ रहे हैं। वो ठिठक गई। दिल में पुरानी यादें तैरने लगी। फिर उसने झिझकते हुए आगे बढ़कर उस पिक को पकड़ लिया। कांगो ने हल्की मुस्कान से धन्यवाद कहा। मीजू ने नजरें झुका ली। वो अब भी उसके सामने असहज महसूस करती है। दूर से यॉनसंग उसे देख लेती है। वो गुस्से में बोली, कांगो तू फिर से भाग गया। ये देखकर कांगो डर गया और दोनों बच्चों के साथ भागने लगा। जब यॉनसंग घर में दाखिल हुई तो उन्होंने मीजू को पहचान लिया और कहा कि कांगो जिस लड़की का बार बार जिक्र करता है तो वो असल में तुम हो। मीजू मुस्कुराई और दोनों महिलाओं ने कुछ देर तक बातें की। उसी रात डायरेक्टर सांग के लोग चोरी छिपे कांगो के घर आए। उनका लक्ष्य है ऐसे सबूत जुटाना जिनसे साबित हो सके कि तेसु का एक नाजायज बच्चा है। लेकिन तभी कांगो वहां पहुंच गया और उन्हें अलमारी के अंदर छिपना पड़ा। उसी वक्त तेसु के लोग भी वहां पहुंचे। उनका मकसद था कांगो को हमेशा के लिए खत्म कर देना। जैसे ही उसमें से एक ने चाकू निकाला, अलमारी में छिपे डायरेक्टर सांग के दोनों आदमी बाहर कूद पड़े। घर के अंदर घमासान युद्ध शुरू हो गया। दोनों गुटों में हाथापाई होने लगी और इस अफरा तफरी में तेसु के आदमी भाग निकले। जब यॉनसंग घर लौटी तो कांगो ने सब कुछ बताने की कोशिश की। माँ, आज घर में चोर घुस आए थे, उन्होंने मुझ पर हमला किया। पर यॉनसंग ने हंसते हुए कहा, कहानी बनाना बंद करो और जाकर सफाई करो। अगली सुबह डायरेक्टर सांग के आदमी फिर लौटे। वे खाली हाथ थे। डायरेक्टर सांग गुस्से से बौखला गया। उसने डांटते हुए कहा, तेसु को खत्म करने का वक्त आ गया है। अब कांगो की हिफाजत करना जब तक सबूत हमारे पास नहीं आते। इधर बस स्टॉप पर मीजू का पर्स गिर गया। कांगो ने देखा और तुरंत उसे उठाने दौड़ा। वो मीजू के पीछे भागा पर व्हीलचेयर होने की वजह से पीछा न कर सका। फिर वो सड़क पर घूमता रहा। बस इतना चाहता था कि मीजू को पर्स लौटा सके। उस दिन मीजू अपनी माँ के लिए कीटनाशक खरीदने निकली थी। वो एक दुकान पर पहुंची जहाँ एक महिला अपने टूटे नाखूनों का इलाज कर रही थी। वहां उसने सुना कि इस इलाके में कोई नेल सैलून नहीं है। मीजू ने झट से कहा, मैं तो नया सैलून खोलने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। दुकान के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ का खाली हिस्सा ले सकती हो, किराया नहीं लगेगा। मीजू की आंखें चमक उठी। वो बोली, सच में? आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है। उधर कांगो अभी मीजू को ढूंढ रहा है। तभी एक चोर उसका पर्स छीनकर भागा। कांगो ने पास से एक सेब उठाया और पूरी ताकत से चोर की ओर मारा। सेब उसके सर पर लगा और पर्स सड़क के बीच गिर गया। चोर भाग निकला, लेकिन पर्स के मालिक ने गलत समझ लिया। उन्हें लगा कांगो ही चोर है। वो चिल्लाने लगा, मेरा बैग लौटाओ। कांगो बार बार समझाने लगा, नहीं, मैंने तो चोर को भगाया है। तभी वहां से मीजू गुजरी। उसने कांगो को देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। वो बोली, अरे ये तो मेरा पर्स है। कांगो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा पर्स बस स्टॉप पर गिर गया था, मैं बस इसे लौटाने आया हूँ। उसी वक्त यॉनसंग भी वहां गई। उसने कहा, चलो दोनों घर चले। उस रात सैम ने कांगो को नदी किनारे मछली पकड़ते देखा। वो उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि अब कांगो एक बच्चे जैसा बन चुका है जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं। सैम के दिमाग के पुराने जख्म ताजा हो गए। उसे याद आया जब वो चोरी के केस में फंसा था तो उसने मदद के लिए कांगो से गुहार लगाई थी, लेकिन उस वक्त के निर्दयी कांगो ने उसकी ओर देखा तक नहीं था। गुस्से में सैम ने उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, अब याद आया मैं कौन हूँ, तूने ही मुझे जेल भिजवाया था। कांगो ने भोलेपन से कहा, मैं माँ को बता दूंगा कि तूने मुझे मारा। ये सुनकर सैम का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य है। ये आदमी अब वही पुराना कांगो नहीं रहा। जब कांगो अपने दो दोस्तों के घर गया, मीजू ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम अब तक घर क्यों नहीं गए? माँ परेशान हो रही होगी। कांगो ने मासूमियत से जवाब दिया, आज मेरा पिग बच्चा देने वाला है, इसीलिए माँ घर नहीं आई। दोनों बच्चे जानते हैं कांगो ने कुछ नहीं खाया। मीजू के मना करने के बावजूद उन्होंने उसे अंदर खींच लिया और साथ में खाना खिलाने लगे। खाने की मेज पर सोजिन ने हंसते हुए कहा, हम चारों तो बिल्कुल एक परिवार जैसे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने कांगो को डैड भी कह दिया। कांगो थोड़ा मुस्कुराया, फिर मीजू से पूछा, सोजिन और याजिन के पापा कहाँ हैं? लगता है वो आदमी बहुत समझदार नहीं था। ये सुनकर मीजू के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कोई पुराना घाव याद आ गया हो। फिर अचानक मीजू गंभीर हो गई। उसने कहा, कांगो अब तुम यहाँ मत आया करो, सोजिन और याजिन से भी मत मिलो। ये सुनकर कांगो हैरान रह गया। उसने पूछा,
क्या मैं पहले बहुत बुरा इंसान था? मीजू चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं। कांगो ने धीरे से अलविदा कहा और वहां से चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसने पूरे घर में माँ को ढूंढा, पर माँ कहीं नहीं मिली। आखिर में उसने माँ को फोन मिलाया। उधर पता चला कि योंगसन को तेज पेट दर्द के कारण अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टर ने बताया आपको पेट का कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। योंगसन हैरान रह गई। उसकी आंखें सूनी पड़ गई। उसे अपनी मौत का डर नहीं है, उसे चिंता है मेरे जाने के बाद कांगो का क्या होगा। उसी समय कांगो भी अस्पताल पहुंच गया। वो भागते हुए माँ की ओर बढ़ा और अचानक गिर पड़ा। योनसंग ने रोते हुए बेटे को उठाने की कोशिश की, फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, नहीं बेटा, खुद उठो, अब तुम्हें खुद चलना सीखना होगा। वो धीरे धीरे पीछे हट गई, दिल में एक दर्द लेकर। उस दिन योनसंग का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर भीतर से टूट चुकी थी। फिर भी उसने ठान लिया, जब तक जिंदा हूँ कांगो को आत्मनिर्भर बनाकर ही जाऊंगी। उसने उसे सिखाया, अगर बिजली या पानी चली जाए तो किसे बुलाना है, बीमार पड़ो तो किसे दवा लेनी है। पर जब खाने की बात आई तो वो आंसू रोक न सकी। अगर भूख लगी तो कौन खिलाएगा। एक शाम उसने अपने पति की तस्वीर की ओर देखा और बोली, मैं मर नहीं सकती, अभी नहीं, कांगो के लिए नहीं। अगली सुबह कांगो ने अपने दोस्तों से कहा, माँ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, वो पहले जैसी नहीं रही, अब ज्यादा चुप रहती है। इतना कहते ही योनसन वहां आ गई, पर आज वो हमेशा की तरह हंसमुख लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसी दिन सड़क पर कुछ लड़कों ने कांगो को घेर लिया और उसे सताने लगे, लेकिन तभी योंगसन वहां पहुंच गई। उन्होंने उन बच्चों को डांट कर भगा दिया। घर लौटकर उसने बेटे को सिखाया, कभी किसी से डरना मत, अगर कोई तुझे तंग करे तो आंखों में देख कर बोलना, दूर हट। कांगो को गाली देना पसंद नहीं, पर उसने माँ की बात मान ली। योनसन ने फिर बेटे को कुछ चीजें दी, घर के कागजात, बैंक की पासबुक और थोड़ी बचत। उसने सख्ती से कहा, इन्हें किसी को मत देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगले कुछ दिनों उसने कांगो को सब कुछ सिखाया, सुअर की देखभाल से लेकर चावल खरीदना, यहाँ तक कि आलू उगाने की तरकीब भी। वो चाहती है कि उसके जाने के बाद कांगो अपनी जिंदगी खुद संभाल सके। उसी रात जब मिजू घर लौटी तो उसने देखा सोजिन रो रहा है। वो पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? सोजिन ने आंसू पोंछा और बोला, माँ, सबके पापा साथ है, पर मेरे क्यों नहीं है? उसकी मासूमियत ने मिजू का दिल तोड़ दिया। वो चुपचाप बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। एक दिन गांव के बकरियों के फार्म में एक भयानक बीमारी फैल गई। सरकार को मजबूर होकर पूरे झुंड के बकरियों को नष्ट करना पड़ा। थोड़े ही समय बाद योंगसन का सुअर फार्म भी उसी बीमारी के चपेट में आ गया, क्योंकि वो उसी इलाके के पास था जहां से ये महामारी फैली थी। जब योंगसन ने देखा कि उसके सारे सुअर ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे हैं, उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे अब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। मुसीबतें एक के बाद एक उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उस सुबह मिजू के नेल सैलून में सब लोग उसी परिवार की बातें कर रहे हैं। बॉस ने हैरानी से कहा, सुबह सुबह योनसन यहाँ आई थी कीटनाशक खरीदने, आखिर बात क्या है? मिजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे डर है कि योनसन कोई गलत कदम न उठा ले। वो तुरंत अपना काम छोड़कर दौड़ पड़ी घर की ओर। उधर योनसन अपने बेटे कांगहो को लेकर अपने पति के कब्र पर आई है। उसके हाथ में कीटनाशक की बोतल है, मानो उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया हो। वो बोतल खोलने की कोशिश कर रही है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। उसी समय कांगहो ने मासूमियत से बोतल उठाई और ढक्कन खोल दिया। उसे नहीं पता कि ये जहर है। वो बोला, माँ, जल्दी दवा पी लो और घर चलो, मुझे भूख लगी है। फिर मुस्कुराकर कहा, हमें सूअरों को भी तो खाना खिलाना है। अब वो बड़े हो गए हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं, हम फिर से अपना फार्म बना सकते हैं ना माँ? कांगहो की ये मासूम बातें सुनकर योनसन बस उसे देखती रह गई, बिना एक शब्द बोले, आंखों में आंसू लिए। उसी समय मिजू उनके घर पहुंच गई। उसने कई बार आवाज लगाई, कांगहो, योनसन, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इतने में योनसन और कांगहो लौट आए। मिजू ने देखा कि योनसन अपने पीछे कुछ छिपा रही है। वो वही जहर की थैली है। मिजू ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, मैं इसे अपनी माँ के खेत के पास रखवा दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से निकल गई। जाते जाते उसने मुस्कुरा कर कहा,
कांगहो, कल सोजिन के साथ बाथ हाउस चलोगे? कांगहो की आंखें चमक उठी। हाँ पक्का। उन्होंने अगले दिन मिलने का वादा किया। अगली सुबह मिजू अपने बच्चों के साथ कांगहो के घर पहुंची। सिम भी उनके साथ जाना चाहता है। बाथ हाउस में कांगहो ने सोजिन की देखभाल की, एक पिता की तरह। ये देखकर सैम को जलन हुई। वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करने लगा। उसी समय टीवी पर तेसू का भाषण चल रहा था। वो चुनाव से पहले जनता को संबोधित कर रहा है। कांगहो की आंखें स्क्रीन पर टिक गई। उसे तेसू से जुड़ी कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। बाहर मीजू इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में यॉनसंग भी कांगहो को लेने आ गई। जाने से पहले सोजिन ने मुस्कुराकर कहा, अगले हफ्ते फिर साथ चलेंगे डैड। कांगहो ने खुश होकर सिर हिला दिया। जरूर। सबने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए विदा कहा। इसके बाद यॉनसंग कांगहो को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले गई। अब वहीं से डॉक्टर उसकी देखभाल करेंगे। कांगहो ने पूछा, माँ क्या आप यही मेरे साथ रहोगी? यॉनसंग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटा। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अच्छे से रहो, ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। लेकिन कांगहो ने मना कर दिया। वो बस माँ के साथ रहना चाहता है। उसने विनती की, माँ प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। यॉनसंग ने दिल पर पत्थर रखकर बिना पीछे देखे चली गई। घर पहुंचकर उसने सब तय कर लिया। उसने अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी और आखिरी बार परिवार की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में आंसू है पर चेहरे पर शांति। उसी वक्त कांगहो सेंटर से भाग निकला। वो अपनी व्हीलचेयर में बैठा धीरे धीरे रास्ता ढूंढता हुआ घर की ओर बढ़ रहा है। घर में यॉनसंग सब कुछ तैयार कर चुकी है, बस एक कुर्सी को लात मारनी बाकी है। तभी आंगन से कांगहो की आवाज आई, माँ। यॉनसंग ठिठक गई और तुरंत पैर से कुर्सी को लात मारी। दरवाजा खुलते ही कांगहो ने ये नजारा देखा और अपनी पूरी ताकत से व्हीलचेयर चलाते हुए माँ की ओर बढ़ा। उसने माँ के पैरों को कसकर पकड़ लिया और एकदम से सीधा उठकर खड़ा हो गया। कांगहो ने अपने दोनों पैरों पर खुद खड़े होने की हिम्मत जुटा ली। उसी ताकत से उसने अपनी माँ को मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला। यॉनसंग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही। आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं और वो कांपती आवाज में बोली, कांगहो क्या तुम अभी खड़े हुए थे? फिर उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। वो बोली, एक बार फिर से कोशिश करो मेरे बेटे। लेकिन कांगहो चुप रहा। उसकी नजर रस्सी पर पड़ी और वो सब कुछ समझ गया। फिर वो मुड़ा और बारिश में चलता चला गया। पीछे से माँ उसका नाम पुकारती गई। बाहर निकलते ही कांगहो की मुलाकात मिजू से हुई। उसे देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। मिजू ने उसके घायल हाथों को देखा और धीरे से पट्टी बांधी। वही कांगहो ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, माँ मुझे एक अजीब जगह ले गई थी, फिर अकेली ही कहीं और चली गई, किसी बेहतर जगह। मिजू हैरान रह गई। वो बोली, तुम्हारी माँ वैसी नहीं लगती। अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर उसके भीतर कोई गहरा दर्द होगा। वो अभी नहीं कह रही, पर एक दिन तुम समझ जाओगे। कांगहो ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मिजू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे भी छोड़ दिया गया था। मैं कभी ये नहीं पूछ सकी क्यों, लेकिन हमेशा जानना चाहा। और अब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है उन सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। इतने में बारिश में भीगी हुई यॉनसंग वहां पहुंची। वो कांपती आवाज में अपने बेटे का नाम पुकार रही है। घर लौटकर उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। कांगहो ने ठंडे स्वर में कहा, आपने ऐसा क्यों किया माँ? यॉनसंग ने समझाया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, मैं बस अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मुझे अस्पताल जाना चाहिए, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूं। कांगहो ने तड़प कर कहा, तो क्या मैं भी तुम्हारे लिए बोझ हूं माँ? यॉनसंग ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। माफ करना, मैंने गलत कह दिया। वो बोली, तुम अभी बीमार नहीं हो, तुमने अभी अभी खुद खड़े होकर दिखाया है। मुझे यकीन है तुम एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगे और फिर खुद मेरी देखभाल करोगे। वो मुस्कुराई और बोली, चलो एक बार फिर से उठने की कोशिश करो। कांगहो ने बार बार कोशिश की पर वो खड़ा नहीं हो पाया। तभी यॉनसंग के मन में एक साहसी विचार आया। वो उसे बारिश में ले गई और अचानक उसने अपने बेटे को धकेल दिया। कांगहो डर गया। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, पर माँ ने कहा, कोई हमेशा तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर जीना है तो खुद खड़ा होना होगा, जैसे पहले हुए थे। यॉनसंग ने उसे और दूर ढकेल दिया, पर उसके पैर अब हिल भी नहीं रहे। घर लौटकर यॉनसंग ने टीवी पर पुनर्वास केंद्र का निर्देशन देखना शुरू किया। अगले कुछ दिनों तक वो रोज कांगहो को पानी में ढकेलती रही,
उसे फिर से पैरों से चलना सिखाने लगी। फिर वो उसे गांव के हकीम के पास ले गई, जहां उसे एक्यूपंक्चर दी जाने लगी। धीरे धीरे कांघों में सुधार दिखने लगा। वो बैसाखियों के सहारे चलने लगा है और अब पानी में पैर हिलाने भी लगा है। ये देखकर यॉनसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कांघो का पहला कदम उसे उसके बचपन की याद दिला रहे हैं। दूसरी ओर गांव वाले भी उसकी हालत पर चर्चा कर रहे हैं। सबको यॉनसन की हालत पर दया आई। उन्होंने मिलकर तय किया कि कांघो के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर खरीदेंगे जो मजबूत भी हो और उसे चलने फिरने में मदद मिलेगी। उसी वक्त मीजू को उसके बच्चों का फोन आया। बच्चे बोले, पापा घर आ गए हैं। ये सुनकर मीजू चौंक गई और तुरंत टैक्सी से घर पहुंची। वहां उसकी माँ कांग नाम के लड़के को दौड़ा रही है, क्योंकि उसे लगा कि उसने मीजू को छोड़ दिया था। कांग सफाई देता रहा, पर मीजू की माँ ने दोनों की एक तस्वीर निकालकर सबूत दिखाया। वो तस्वीर दरअसल मीजू ने ही डाली थी ताकि अपने परिवार को धोखा दे सके। असल में कांग पैसे वसूलने आया है। मीजू की एक करीबी बहन ने उसे उधार लिया था। अब वो पैसा मांग रहा है और धमकी दे रहा है। अगर महीने भर में पैसे नहीं मिले तो वो उसका पता बाकी कर्जदारों को बता देगा। एक दिन गांव वाले बड़ी संख्या में उसके घर के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि वो कांघो के लिए एक सरप्राइज तैयार करेंगे। इसीलिए सबने उसकी व्हील चेयर छिपा दी ताकि जब वो बाहर आए तो सब उसे मिलकर चौंका सके। गांव की मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब उसे बहुत याद करते हैं, कई दिनों से देखा ही नहीं। ये सुनते ही योंगसन जल्दी जल्दी घर के अंदर गई और बोली, बेटा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर जब दरवाजा खुला और कांघो बाहर आया, एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह चलता हुआ, ये दृश्य देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। कुछ पलों की चुप्पी के बाद पूरे गांव में तालियों की गूंज फैल गई। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू है। कांघो फिर से चलने लगा। इसी बीच सैम के पिता, जो व्हील चेयर लेकर छिपा हुआ था, जैसे ही व्हील चेयर में सामने आया, वो कांघो को देखकर इतना चौंक गया कि उसका संतुलन ही बिगड़ गया और वो गिर पड़े। फिर सबने मिलकर कांघो के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की। घर के अंदर मिजू ने योंगसन से धीरे से पूछा, माँ, उस दिन जब आपने कहा था कि अब जीने का मन नहीं, तो वो बात सच थी? योंगसन ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, वो सब बीत गया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मिजू ने राहत की सांस ली, जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर उतर गया हो। रात को देर से योंगसन के फोन पर एक कॉल आई। वो कॉल कांघो के पुराने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की है। अगले दिन वो वहां पहुंची। गार्ड ने कहा, मैडम, कांघो ने एक बार कहा था, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो ये चिट्ठी मेरी माँ तक पहुंचा देना। योंगसन के हाथ कांप गए जब उसने वो चिट्ठी ली। चिट्ठी खोलते ही उसकी आंखें भर आई। कांघो ने उसमें अपनी माँ के लिए बहुत सारा प्यार लिखा है। वो बोला कि उसे अब भी अपनी दादी के बनाए खाने की खुशबू आती है। वो अब भी अपने बचपन की वो खुशियाँ कभी नहीं भूल पाया जो उसने अपनी माँ के साथ बिताई थी। उसने ये भी लिखा, माफ करना माँ, मैंने कई बार तुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तेरे बिना मैं कभी नहीं था। योंगसन जब घर लौटी तो उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। कांघो ने कभी इस तरह दिल की बात नहीं कही थी। लगता है जैसे वो पहले से जानता हो कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन योंगसन ने कहा, चलो बेटा, एक यादगार तस्वीर खिंचवाते हैं। दोनों ने साथ में एक तस्वीर ली। फिर उसने अकेले तस्वीर खिंचवाई, जैसे वो किसी आने वाले अंधेरे की तैयारी कर रही हो। घर लौटने के बाद योंगसन ने बेटे को सिखाना शुरू किया, जब कोई मेहमान आए तो ऐसे घुटनों पर बैठना और ऐसे हाथ जोड़ना। कांघो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन माँ जो कहती वो चुपचाप करता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि माँ उसे अपने भविष्य के श्राद्ध संस्कार के तौर तरीके सिखा रही है। उसी समय योंगसन की नजर दीवार पर लगी पुराने पारिवारिक तस्वीर पर पड़ी। उसे अचानक याद आया, कांघो ने अपनी चिट्ठी में लिखा था, मैं हमेशा अपनी पारिवारिक यादों में रहूंगा। उसने तुरंत तस्वीर उतारी और उसके पीछे एक मेमोरी कार्ड छिपा हुआ मिला। अगली सुबह योंगसन सैम के पिता के पास गई और बोली, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मैं आपको सिखा देता हूँ। योंगसन ने मेमोरी कार्ड लगाया, लेकिन स्क्रीन पर पासवर्ड मांगा गया। उसने पहले कांघो की जन्म तिथि डाली, पर वो गलत निकला। कुछ पल सोचा और फिर खुद की जन्म तिथि डाली और सिस्टम खुल गया। दोनों की आंखें चमक उठी। अंदर कांघो की डायरी के सारे रिकॉर्ड है, उसके जीवन की कहानी, उसके दर्द, उसकी मेहनत, उसकी यादें उसी डायरी में लिखे हैं।
मैंने लॉ स्कूल सिर्फ करियर के लिए नहीं चुना, माँ की ख्वाहिश के लिए चुना। उस दिन कांगहो अकेले कोर्ट गया था। वो अपने पिता के केस की फाइल देखना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने उसकी विनती ठुकरा दी। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, कृपया बस एक बार वो रिकॉर्ड दिखा दीजिए। पर उसे फिर से मना कर दिया गया। उस दिन जब कांगहो अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो वहां एक पुलिस अधिकारी ने हंसते हुए कहा, जब तुम एक दिन प्रोसिक्यूटर बन जाओगे तब यहाँ आकर जो चाहे कर लेना। ये सुनते ही कांगहो का दिल जैसे टूट गया। उसी वक्त उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। तब कांगहो सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट था जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उस दिन उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जिंदगी में ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हें नीचा ना दिखा सके। बस उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। कांगहो ने 5 सालों तक जी जान लगाकर पढ़ाई की। आखिरकार वो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करके निकला। उसके बाद वो मीजू के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने और टेसू के करीब पहुंचने के लिए उसे मजबूर होकर मिजू से रिश्ता तोड़ना पड़ा। वो नहीं चाहता था कि मिजू इस खतरनाक खेल में फंस जाए। उसे पता था कि टेसू कितना निर्दयी आदमी है। आखिरकार जब कांगहो एक प्रोसिक्यूटर बन गया तो उसे अपने पिता की मौत वाले केस की फाइल देखने का अधिकार मिल गया। वहीं से उसकी जिंदगी का असली अध्याय शुरू हुआ। कांगहो ने उस साल एक गवाह से मुलाकात की। वो व्यक्ति पछतावे में डूबा हुआ था। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठी गवाही दी थी क्योंकि डायरेक्टर सांग ने उसे धमकाया था। ये सुनकर कांगहो के दिल में आग लग गई। इसके बाद वो नए नाम से पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने पिता के केस से जुड़ी सारी फाइलें मांग ली। तस्वीरों में उसने अपने पिता का चेहरा देखा। गर्दन पर निशान थे, लेकिन किसी संघर्ष के नहीं। कांगहो समझ गया कि उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि किसी ने उनकी हत्या करके उसे आत्महत्या जैसे दिखाया था। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को झूठा करार दे दिया। कांगहो ने तब पूछा, उस समय अचानक तुम्हारी दौलत कैसे बढ़ गई थी? पुलिस वाला कुछ नहीं कह सका और कांगहो ने सिर्फ इतना कहा, मैं फिर वापस आऊंगा। डायरेक्टर सांग के करीब जाने के लिए कांगहो ने उसके भतीजे को एक मर्डर केस से बरी करवाया। यही वो मोड़ था जब सांगहो को उस पर भरोसा हो गया। पर कांगहो का असली मकसद उसके अपराधों के सबूत जुटाना था। जहां तक सेक्रेटरी वाले केस की बात थी, वो पूरा एक नाटक था, एक फर्जी अपराध दृश्य। कांगहो ने वो इसीलिए किया ताकि उसे टेसू के गुप्त अपराधों की फाइल मिल सके। कांगहो ने सेक्रेटरी से वादा किया कि वो उसे और उसके बच्चे को कोरिया से सुरक्षित बाहर भेज देगा। उसने उन्हें समंदर के किनारे तक पहुंचाया, पैसे और नकली पासपोर्ट दिए और फिर कार को दूसरी दिशा में ले जाकर नदी में ढकेल दिया। उसने उस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और टेसू को भेज दिया ताकि वो मान ले कि उसने आदेश पूरा कर दिया है। उसी दिन जब कांगहो का एक्सीडेंट हुआ था, वो और हायोंग अपने गांव लौटे थे। कांगहो ने घर की पुरानी पारिवारिक तस्वीर में एक मेमोरी कार्ड छिपा दिया जिसमें सारे सबूत थे। फिर वो हादसे का शिकार हो गया और सब कुछ भूल गया। जब योनसंग ने उसकी डायरी पढ़ी तो उसे समझ आया कि बेटा उससे इसीलिए दूर था क्योंकि वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था। उसे डर लगा कि कहीं ये जुनून उसे बर्बाद न कर दे, इसीलिए उसने वो सारी फाइलें और सबूत जला दिए। वो बस अब यही चाहती है कि उसका बेटा सुकून से जिए और पुराने जख्मों को भूल जाए। अगले दिन योनसन के पेट में फिर से तेज दर्द हुआ तो वो अस्पताल गई। वहां उसने औरतों को अपने बेटों की शादी के बारे में बातें करते सुना। उसके मन में एक विचार आया, मुझे भी अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढनी चाहिए ताकि मेरी मौत के बाद कोई उसका ख्याल रख सके। वो घर लौटी और कांगहो से बोली, अब तुम सुअर फार्म का काम संभाल लो बेटा, इसे फिर से खड़ा करो। कांगहो ने पूछा, तो क्या अब मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा? योनसन मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हें प्रोसिक्यूटर बनने की जरूरत नहीं है, बस खुश रहो और बाकी सब भूल जाओ। अभी जैसे हो वैसे ही जियो। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर शांति, क्योंकि अब एक माँ अपने बेटे को सिर्फ सुकून की जिंदगी देना चाहती है, बदले की नहीं। उस रात योनसन गांव के मुखिया के घर गई और वहां उसने कहा कि वो कांगहो के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहती है। जब गांव के मुखिया ने ये सुना तो वो तुरंत तैयार हो गए। वो भी चाहते हैं कि कांगहो को सच्चा प्यार मिले। पूरे गांव के लोग बहुत खुश हुए और मदद करने को तैयार हो गए। अगली सुबह योनसन ने कांगहो को तैयार करने में मदद की। आज उसका ब्लाइंड डेट है। उसने एक छोटा सा गहने का डब्बा निकाला और कांगहो से कहा कि ये
उसकी भावी पत्नी के लिए है। वो बोली, तुम दोनों साथ में खेत संभालोगे, साथ में खुश रहोगे। तभी कांगो ने पूछा, क्या मेरी पत्नी मिजू होगी? यॉनसन मुस्कुराई, बोली, नहीं बेटा, मिजू के दिल में पहले से कोई और है। उसका पति अमेरिका में रहता है, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। ये सुनकर कांगो का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में उदासी झलक उठी। कुछ देर बाद पड़ोसी लोग उसकी मदद के लिए आए। किसी ने उसके बाल ठीक किए, किसी ने कपड़े। उसने वही टाई पहनी जो मिजू ने कभी उसे दी थी। जब वह बाहर निकला तो बाकी सबकी नजर उस पर टिक गई। वो अभी उतना ही हैंडसम लग रहा है जितना अपने वक्त में एक प्रोसिक्यूटर के रूप में लगता था। ब्लाइंड डेट में गांव का मुखिया भी आया और उसके साथ पूरा गांव मानो एक तमाशा देखने जुट गया। सब लोग कांगो की तारीफ कर रहे हैं। जो भी इस लड़के से शादी करेगा उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। ये सुनकर यॉनसन शर्मा गई। मुखिया ने कांगो के पुराने सर्टिफिकेट्स दिखाए जो उसने स्कूल के दिनों में जीते थे, लेकिन वहां मौजूद लड़कियां अचंभित है क्योंकि कांगो का व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो खिलखिलाकर हंसता है, मासूम हरकतें करता है, जिससे कई लड़कियां उलझन में पड़ गई। एक दिन में मुखिया ने उसे 10 लड़कियों से मिलवाया, लेकिन हर एक ने उसे मना कर दिया। शाम को कांगो ने अपनी माँ से कहा कि वो कीटनाशक लाने दुकान जा रहा है, लेकिन यॉनसन जानती है वो बहाना बना रहा है। उसे बस मिजू को देखना है। जैसे ही यॉनसन ने पीठ घुमाई, कांगो वहां से भाग गया। उधर मिजू एक बूढ़े आदमी के नाखून ठीक कर रही है। वो आदमी उससे अश्लील बातें करने लगा और उसे छूने की कोशिश की। मिजू गुस्से से लाल हो गई और उसने उसे बाहर निकाल दिया। बाहर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तभी कांगो दौड़ता हुआ आया और उस आदमी को रोका। मिजू अब भी गुस्से में थी, लेकिन कांगो ने उसे रोक लिया। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल तेजी से मिजू की तरफ बढ़ी। कांगो को अपना पुराना हादसा याद आ गया। उसने झटपट मिजू को खींच लिया और दोनों सड़क पर गिर पड़े। कांगो के सर से खून बहने लगा। मिजू घबरा गई। उसने उसे बाहों में थाम लिया। उसी पल कांगो ने मिजू के होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया और मिजू ने भी जवाब में उसे चूमा। दूर खड़ी यॉनसन ने यह सब देख लिया। वो कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप वहां से चली गई। उस रात मिजू उस चुंबन के बारे में सोचती रही। वो खुद से नाराज है। मुझसे ये क्या हो गया? दोपहर तक वो उलझी रही। तभी उसने देखा कांगो सड़क पर जॉगिंग कर रहा है। मिजू को शर्म आई। उसने जल्दी से प्लास्टिक बैग से अपना सिर ढक लिया। कांगो मुस्कुराया और उसके पास आया। मिजू को लगा कि वो फिर से किस करेगा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन वो सिर्फ उसके होंठों पर लगे खाने का टुकड़ा हटाने आया था। मिजू शर्म से लाल हो गई और बात बदलने लगी। तभी कांगो ने कहा, मिजू, तुम सच में मुझे बहुत पसंद हो। मिजू हक्की बक्की रह गई। कांगो बस मुस्कुराया। अब चलता हो कहकर चला गया। अगली सुबह यॉनसन के दोस्त कांगो को एक वियतनामी लड़की से मिलवाना चाहते हैं। सब बहुत उत्साहित है। उन्होंने लड़की को कांगो की तस्वीर दिखाई। वो बोली, ये तो बहुत हैंडसम है। फिर सबने उसे कांगो के वीडियो दिखाए जिसमें उसकी मासूमियत और सादगी झलकती है। लड़की मुस्कुराई। मुझे वो बहुत पसंद आया। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। लड़की ने कहा कि वो कांगो से मिलना चाहती है। सबने तुरंत हामी भर दी। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और खुशी से बोला, थैंक यू। फिर उसने वियतनामी में कहा, कांगो तुम्हारा इंतजार करेगा। उस रात यॉनसन सीधे मिजू के घर पहुंची। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी दोनों झलक रही है। उसने धीरे से कहा, मिजू, कांगो की शादी तय हो गई है। मिजू चौंक गई। यॉनसन बोली, वो लड़की वियतनाम से आई है यहाँ काम करने के लिए। कांगो को लगता है कि तुमसे उसे सच्चा प्यार है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि तुम्हारा अपना परिवार और पति पहले से है। यॉनसन ने मिजू की आंखों में देखा और बोली, कृपया उसे समझाओ, कल वो लड़की उसे मिलने आ रही है। मेरे पास बहुत कम वक्त है। मिजू ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ पल चुप रहकर यॉनसन ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे कैंसर है मिजू, अब ज्यादा दिन नहीं बचे मेरे पास। मिजू के होंठ कांप उठे। वो बिना कुछ बोले घर लौटी और अपनी माँ को सब बताया। वो बोली, माँ, याद है उस दिन जब कांगो मुझसे विदा लेने आया था? मैं उस दिन उसे बताने वाली थी कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बाद में जब मेरे 2 बच्चे हुए तो मैंने उसे बताना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने देखा कि वो किसी और लड़की के साथ मिल रहा है। ये सुनकर मिजू की माँ चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, बेटी, बीमार आदमी की देखभाल आसान नहीं होती। ये बात किसी को मत बताना, अपने बच्चों के लिए यही बेहतर होगा। लेकिन जब उसने सुना कि यॉनसन मर रही है तो उसका दिल टूट गया। अगली सुबह
मीजू ने अपने बच्चों के कपड़े तैयार किए। वो बोली, आज तुम दोनों कांघो अंकल के घर जाओगे। मुझे तेरे पापा से एक बात कहनी है। उसके मन में एक निश्चय है कि अब वो कांघो को सच बता देगी। उधर योंगसन ने कांघो को जगाया। बेटा, आज तुम्हारी मुलाकात है उस लड़की से। लेकिन कांघो ने सिर हिलाया। माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे दिल में तो बस मीजू है। इतना कहते ही योंगसन का सिर घूम गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। कांघो घबरा गया। माँ, आंखें खोलो माँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। उसी समय मीजू दरवाजा खटखटाती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वो वियतनामी लड़की भी वहां पहुंच गई। उसने कहा, क्या ये कांघो का घर है? मैं उससे मिलने आई हूँ। तभी कांघो बाहर भागता हुआ आया और बोला, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सब लोग अंदर दौड़ पड़े। वो वियतनामी लड़की नर्स रह चुकी है, इसीलिए उसे थोड़ी प्राथमिक चिकित्सा आती है। उसने तुरंत योंगसन की मदद शुरू कर दी। मीजू ने एम्बुलेंस कॉल किया और बच्चों से कहा, घर चले जाओ। लेकिन जब उसे लगा कि एम्बुलेंस देर करेगी तो उसने खुद योंगसन को कार में बिठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ी। बहुत तेज गाड़ी चला रही है। पुलिस ने सीटी बजाई और रास्ता रोका। कांघो ने उन्हें समझाने की कोशिश की। स्थिति समझकर 2 पुलिसकर्मी ने रास्ता साफ कर दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने कांघो को अंदर बुलाया। मीजू भी दौड़कर आई और बोली, डॉक्टर क्या हुआ? लेकिन कांघो ने हाथ से इशारा किया, नहीं, अब मैं सुनूंगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक है तो कांघो की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, उठो ना, मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, मीजू से दूर रहूंगा, बस आंखें खोलो। बाहर खड़ी वियतनामी लड़की ये सब सुन रही है। उसके चेहरे पर उदासी है। उसे लगा शायद उसने यहाँ आकर गलती कर दी। उधर मीजू की माँ अपने 2 पोते पोतियों से योंगसन की हालत के बारे में सुन रही है। उसने तुरंत मीजू को फोन किया। अस्पताल में मीजू कांघो के बगल में बैठी है। उसे दिलासा दे रही है, जब तुम बीमार थे तुम्हारी माँ तुम्हारे पास थी, अब तुम्हें उनके पास रहना है, उनकी ताकत बनना है। इसी भावनात्मक पल में मीजू की माँ वहां पहुंच गई। उसने कहा, मीजू से हाथ हटाओ। फिर उसने पूछा, उसकी माँ कैसी है? मीजू ने कहा, अभी डॉक्टर देख रहे हैं। उसकी माँ बोली, तुम घर जाओ, बच्चों के पास रहो, मैं यहीं रहूंगी। पर मीजू ने विरोध किया तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जो कहा है वही करो। उस थप्पड़ में गुस्से से ज्यादा दर्द और डर छिपा है। डर किसी पुराने राज के उजागर होने का, और दर्द एक माँ का जो अपनी बेटी को बचाना चाहती है। अस्पताल के कमरे के अंदर हल्की धूप खिड़की से झांक रही है। योंगसन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पीला है, लेकिन आंखों में अब भी वो दृढ़ता है। नर्स ने देखा कि वो उठने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत बोली, मैडम, आप अभी नहीं जा सकती, आपकी हालत ठीक नहीं है। योंगसन मुस्कुराई और बोली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे घर जाना होगा। आज मेरी भाभी बहू से मिलने का वादा किया है। उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन उसके हर शब्द में जज्बा है। तभी मीजू की माँ वहां पहुंची। उसने योंगसन का हाथ थामा और बोली, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उधर गांव के किसी कोने में सैम एक बैग लेकर बाजार पहुंचा। वो बैग बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुकानदार ने हंसते हुए कहा, ये नकली है, हम नहीं खरीदेंगे। सैम ने हैरानी से देखा, क्योंकि ये वही बैग था जो कांघो ने अपनी माँ को उपहार में दिया था, और योंगसन ने वो बैग सैम की माँ को दे दिया था। रास्ते में चलते हुए सैम ने यूं ही बैग खोला और उसके अंदर कुछ देखकर ठिठक गया। वो एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है और एक मेमोरी कार्ड छिपा हुआ है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद योंगसन ने तुरंत उस वियतनामी लड़की को फोन किया। वो बोली, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लड़की ने कहा, आप माफी मत मांगिए, पर अब मैं कांघो की पत्नी नहीं बन सकती। शायद उसके दिल में पहले से कोई और है। अब इस तरफ सैम और हायोंग एक कैफे में मिले। उसने हायोंग के सामने वो डीएनए रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग रख दी। हायोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो उठकर जाने लगी, लेकिन सैम बोला, ये सब कांघो से जुड़ा है। ये सुनकर हायोंग ठिठक गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सैम मुस्कुराया। 200 मिलियन वॉन चाहिए। हायोंग ने ठंडी सांस ली। अगर तुमने ये सब रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर बोली, मैं 1 घंटे बाद मिलती हूँ। लेकिन सैम को ये नहीं पता था कि तेसू के गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही हायोंग वहां से गई, काले कपड़ों में कुछ लोग आए और सैम को एक काली गाड़ी में घसीट कर ले गए। 1 घंटे बाद हायोंग लौटी, लेकिन वहां सैम नहीं है। इसी बीच
सैम को एक अंधेरे कमरे में बुरी तरह पीटा जा रहा है। उससे बार बार पूछा गया रिकॉर्डिंग कहाँ है, लेकिन सैम चुप रहा। तभी बाहर से कार की ब्रेक की तेज आवाज आई। डायरेक्टर सांग के आदमी वहां पहुंचे। एक के हाथ में फावड़ा है और दूसरे के हाथ में कीटनाशक स्प्रे। दोनों गुटों में भीषण लड़ाई छिड़ गई। इस बीच अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान तेसु का आदमी वहां कंप्यूटर उठाकर भाग गया जिसमें रिकॉर्डिंग थी। सैम को उसके लोगों ने बचा तो लिया, लेकिन वो मौका देखकर चुपचाप भाग निकला। तब तेसु ने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो वो गुस्से में कंप्यूटर जमीन पर पटक देता है। तेसु के मन में शक है, क्या सैम डायरेक्टर सांग का आदमी है? इसके बाद वो अपनी बेटी हायोंग के पास गया। हायोंग ने सवाल किया, उस औरत और उसके बच्चे को किसने मारा? तेसु ने जवाब दिया, कांग हो ने। लेकिन हायोंग चिल्लाई, नहीं, तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था। उसकी आंखों में डर है। पापा, आप तो बहुत डरावने हो। तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो, यहाँ तक कि कांगो को भी। तेसु ने उसे शांत किया, नहीं, वो सब तुम्हारे फैसले थे। पानी में नींद की गोली तुमने मिलाई थी। तुम ही चाहती थी कि कांगो खत्म हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। हायोंग ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ। तेसु ने बीच में कहा, अब सब बीत चुका है, सबूत अब मेरे पास है। अगर तुम चुप रही तो कोई समस्या नहीं होगी। कुछ दिन बाद हायोंग की शादी का दिन आया। शादी में डायरेक्टर सांग भी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेसु उन्हें देखकर खुश नहीं है। डायरेक्टर सांग हमेशा की तरह उकसाने वाले लहजे में बोला, क्या तुम अपने नए दामाद से खुश हो? और फिर उसने कांगहो के हादसे का जिक्र किया। ये सुनकर तेसु के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक उठा, मगर वो चुप रहा। शादी की रस्में शुरू हुई तो तेसु अपनी बेटी के बिना अकेले ही आगे आया। असल में कुछ दिनों पहले हायोंग को किसी ने एक तोहफा भेजा था। उसमें कांगहो की तस्वीरें थी। ये देखते ही उसका दिल दहल गया। वो मंडप से भागी और सीधे कांगहो के घर पहुंची। दूर से उसने देखा कि कांगहो बिल्कुल स्वस्थ है और उसके दिल को सुकून मिला। उस रात योनसेन और कांगहो साथ में बारबेक्यू खाने गए। योनसेन चाहती है कि वो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिताए। उसने एक कागज पर उन चीजों की लिस्ट बनाई जो वो कांगहो के साथ करना चाहती है, जैसे कि फिल्म देखना, गाना गाना या कहीं घूमने जाना। ये वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो उसने कभी महसूस नहीं की। कांगहो ने माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की ठान ली। उसने चावल की शराब की एक बोतल मंगवाई, जिससे उसकी माँ हैरान रह गई। कांगहो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप इसे नहीं पिएंगी। इधर तेसु जब हायोंग को घर वापस लाया तो गुस्से में उसने उसे बहुत मारा और फिर उसे अस्पताल में बंद करवा दिया। उसे राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने तक बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उसी रात कांगहो ने कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। दोनों माँ बेटे रात भर बातें करते रहे। योनसन ने बेटे से गाना सुनने की जिद की। कांगहो पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने माँ के लिए गाना गाया, भले ही उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। उसी वक्त मीजू भी अपने दोनों बच्चों को वही गीत सुना रही है। उसकी बेटी ने पूछा, माँ, ये कौन सा गीत है? इसमें इतना दर्द क्यों है? रात के बीचों बीच योंगसन के पास फोन आया। गांव वालों ने बताया कि उसके पिग फार्म में आग लग गई है। योंगसन तुरंत कांगहो को उठाकर खेत की ओर भागी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आग बहुत भयंकर है। ये दृश्य अतीत के हादसे जैसी है। योंगसन सुअरों को बचाना चाहती है, पर कांगहो ने उसे रोका। आग फैलती गई। दोनों घबरा गए। कांगहो ने माँ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने खिड़की तोड़ी और पहले माँ को धकेला। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और कांगहो जमीन पर गिर पड़ा। उसी पर उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें चमक उठी। पिता की आवाज, माँ की गोद और वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया था। ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ याद आ गया हो। दरअसल इस आग से पहले तेसु और डायरेक्टर सांग की गुप्त मुलाकात हुई थी। वो सेक्रेटरी हियोन के लापता होने की बात कर रहे थे। अब पुलिस को उसके और उसके बच्चे का शव मिल गया है। अगर ये मामला खुल गया तो दोनों की राजनीतिक जिंदगी खत्म हो सकती है। तेसु ने कहा कि उन्हें कांगहो से जल्दी छुटकारा पाना होगा और वो चाहता है कि कांगहो को उस बच्चे का पिता साबित कर दिया जाए। डायरेक्टर सांग ने सौदा तय किया, जब तुम राष्ट्रपति बन जाओगे तो मेरे कॉर्पोरेशन की रक्षा करनी होगी। और दोनों ने मिलकर साजिश को अंजाम देने की ठान ली। वापस फार्म की तरफ दो नकाबपोश लोगों ने वो आग लगाई और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सैम को जब खबर लगी वो दौड़ता हुआ आया, पर उन दो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। तभी डायरेक्टर सांग के दो आदमी वहां पहुंचे, जिससे वो दो हमलावर भाग खड़े हुए। गांव के सभी लोग आग की खबर सुनकर खेत की ओर दौड़े।
यॉनसन खेत के पीछे से बाहर निकली और घबरा कर बेटे का नाम पुकारने लगी। मीजू ये सुनते ही अंदर भागने लगी, मगर सैम ने उसे रोक लिया। उसने सबको पानी डालने को कहा और खुद अंदर दौड़ा। अब पूरे गांव के सामने वो एक हीरो बनना चाहता है। ताले को तोड़ते हुए वो जोर से पुकारा, कांगहो, कहाँ हो तुम? बाहर खड़े सभी लोग बेचैनी से आग के लपटों की तरफ देख रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर डर और उदासी का अजीब सा मिश्रण है। तभी सैम के पिता ने देखा, धुएं और आग के बीच से कोई आकृति बाहर आ रही है। उन्होंने सोचा सैम ने कांगो को बचा लिया होगा, लेकिन जब वो आकृति पास आई तो सब दंग रह गए। कांगो ही है जो सैम को अपनी पीठ पर उठाकर बाहर ला रहा है। ये देखकर सबकी आंखें भर आई। दोनों जमीन पर गिर पड़े, बेहोश और घायल। चारों ओर सिर्फ रोने और दुआओं की आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह अस्पताल में पुलिस बयान लेने पहुंची। सैम ने बताया कि उसने कुछ संदिग्ध लोगों को आग से भागते हुए देखा था, लेकिन तभी यॉनसन ने बीच में टोक दिया। उसने कहा कि सारी गलती उसकी लापरवाही की वजह से हुई थी। सैम बार बार कहता रहा कि उसने उन लोगों को आग लगाते देखा था, मगर यॉनसन ने पुलिस से आग्रह किया कि वो इस मामले की जांच आगे ना बढ़ाए। मीजू को कुछ अजीब लगा। उसने सैम को बाहर खींचकर पूछा, वो संदिग्ध लोग कौन थे? सैम ने बस इतना बताया कि उसने उनके चेहरे देखे थे, लेकिन पहचान नहीं पाया। मीजू और सैम दोनों हैरान हैं कि यॉनसन झूठ क्यों बोल रही है। बातों बातों में सैम से एक राज निकल गया। उसने मीजू को कांगहो और टेसू के बीच का रहस्य बता दिया। कुछ देर बाद मीजू यॉनसन के पास पहुंची। उसने कहा, आपको पुलिस को बताना चाहिए, कांगहो खतरे में है। यॉनसन ने उसे दूर ले जाकर धीरे से कहा, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा। मीजू ने जो कुछ सैम से सुना सब बता दिया कि कांगहो ने टेसू का राज जान लिया है। यॉनसन चौंक गई। उसे तो ये तक नहीं पता था, मगर अब वो समझ चुकी है कि उसका बेटा सचमुच खतरे में है। यॉनसन बोली, हमें कहीं दूर जाना होगा, ऐसी जगह जहाँ कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसने मीजू को अपने अतीत की कहानी सुनाई। कभी मेरे फार्म में आग लगी थी। तुम्हारे पिता की मौत भी तभी हुई थी जब उन्होंने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, मगर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कानून हमेशा अमीरों का रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, इसीलिए मैं हमेशा कांगो पर सख्ती करती रही। मैं चाहती थी कि वो इतना मजबूत बने कि किसी से डर कर झुके नहीं। अब मुझे ही उसकी रक्षा करनी है। मैं उसे उसके पिता की तरह मरने नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद मीजू ने भी अपना सच बता दिया। उसने कहा, जब कांगहो यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाई कर रहा था, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो अक्सर आपकी पसंद का गीत गाता था। वो मुस्कुराई। हमने शहर की हर बेकरी का केक चखा, लेकिन उसे कभी वो स्वाद नहीं मिला जो आपकी बनाई मिठाई में था। वो हमेशा आपको याद करता था। ये सुनकर यॉनसन की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ आया कि मीजू ही वो लड़की है जिसे उसका बेटा सच्चा प्यार करता है। फिर मीजू ने एक और सच बताया, मैं अब तक शादीशुदा नहीं हूँ और वो 2 बच्चे कांगहो के हैं। ये सुनकर यॉनसन दंग रह गई। मीजू ने सिर झुकाकर कहा, कांगहो ने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन यॉनसन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, कांगहो ने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए ये रास्ता चुना था। वो उस आदमी का बेटा बना जिसने उसके पिता को मारा और उसी के साथी की बेटी से शादी करना चाहता था। ये सब बदले की आग थी, ना कि बेवफाई। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, कांगहो ने कभी तुम्हें या अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, उसने खुद को छोड़ दिया था। इसी दौरान अस्पताल के कमरे के पास खड़ा कांगहो सब कुछ सुन रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी याददाश्त अब पूरी तरह लौट चुकी है, मगर उसने फैसला किया वो अभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। वो चुपचाप रोता रहा, अपने अंदर की सारी सच्चाई और पछतावे को दबाते हुए। थोड़े ही समय बाद कांगहो को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसे अपने सेक्रेटरी सोहियान की हत्या के शक में पूछताछ के लिए लाया गया है। पुलिस ने कांगहो को कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें वो सोहियान की कार को समंदर किनारे ढलान पर ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोहियान का शव भी पास ही के इलाके में मिला। पुलिस ने और भी तस्वीरें दिखाई, लेकिन कांगहो बार बार सिर हिलाता रहा। वो कहता रहा कि वो उस लड़की को नहीं जानता। जांच अधिकारी को लगा कि कांगहो का सोहियान से कोई रिश्ता है और उसने हयांग से शादी करने के लिए उसे मार डाला। अचानक कांगहो उठ खड़ा हुआ और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। वो ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। वो पागलपन का नाटक कर रहा है ताकि पुलिस को धोखा दे सके। हालांकि कांगहो पूरी तरह ठीक है और उसकी याददाश्त भी लौट चुकी है। यॉनसन ने पुलिस पर चिल्लाते हुए कहा
क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है मेरे बेटे पर आरोप लगाने का? काफी बहस के बाद पुलिस ने दोनों को रिहा कर दिया। घर लौटते ही कांगो सीधा उसी जगह पहुंचा जहां उसने फोटो फ्रेम के पीछे मेमोरी कार्ड छिपाई थी, लेकिन यॉनसंग ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसी पल वो समझ गई कि उसके बेटे को सब कुछ याद आ गया है। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत इंतजार किया कि तू सब याद कर ले। कांगो अब और नहीं छिपा सका। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मुझे सब याद आ गया है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। माँ और बेटे की आंखों से राहत और प्यार के आंसू झरने लगे। कांगो ने मुस्कुराकर पूछा, माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं ठीक हो गया हूँ? यॉनसंग ने स्नेह से कहा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ छिप सकता है क्या? फिर हंसकर बोली, वैसे पुलिस के सामने तूने जो एक्टिंग की वो कमाल थी। कांगो ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे जाना होगा माँ, बहुत काम बाकी है। मगर यॉनसंग घबरा गई। नहीं बेटा, तेसु और डायरेक्टर सांग बहुत खतरनाक लोग हैं। कांगो बोला, अगर हम चुप बैठे रहे तो खतरा और बढ़ेगा। मुझे उनके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। यॉनसंग ने कहा कि वो दोनों कहीं दूर जाकर रहेंगे, लेकिन कांगो ने समझाया, सुहियान ने भी यही किया था माँ, फिर भी उसका अंजाम बुरा हुआ। मुझे किसी भी हाल में ढूंढ लेंगे वो लोग। अब मुझे ही किसी भी हाल में सच्चाई सामने लानी होगी। उसने माँ से वादा किया, जब तक मैं लौट कर नहीं आता आप किसी को नहीं बताएंगी कि मुझे सब याद आ गया है, और अकेली घर पर नहीं रहेंगी। अगली सुबह कांगो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में वो मिजू के घर गया। जब उसने अपने दोनों बच्चों याजिन और सोजिन को खेलते देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो दोनों को गले लगाकर बोला, माफ करना, मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचान पाया। बच्चे हैरान हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि कांगो उनका पिता है। इसके बाद वो मिजू के नेल सैलून पहुंचा। मिजू ने उसे देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? कांगो ने धीरे से कहा, मुझे सब याद आ गया है। मिजू सन्न रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और अविश्वास सब है। उसने कहा, जब तुमने मुझे छोड़ा तब एक शब्द तक नहीं कहा। तुम्हारे जाने के बाद की जिंदगी नरक बन गई थी। हर दिन मैं तुम्हारे लिए नफरत और गुस्से में जीती थी। उसकी आवाज कांप गई। कई बार मरने का मन हुआ, पर जब सच्चाई जानी तो समझ गई कि तुम मुझसे भी ज्यादा पीड़ित थे। कांगो ने उसे गले लगा लिया। माफ करना मिजू, उसने कहा, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ न कर दो। उधर यॉनसंग अपने बेटे की याददाश्त लौटने से बहुत खुश है। उसने पूरे गांव के लोगों को घर बुलाया, एक बड़े भोज का आयोजन किया ताकि सबको अपने बेटे के ठीक होने की खुशी में शामिल कर सके। ये वह पल था जब एक माँ के पास उसका बेटा लौट आया था, मगर आने वाले तूफान का आभास अभी तक किसी को नहीं। पार्टी में योजिन और सोजिन दोनों मौजूद हैं। यॉनसंग ने अपने दोनों पोते पोतियों को खुशी से कसकर गले लगाया। उसने सबके सामने घोषणा की कि अब वो अपनी सारी चिंताएं छोड़ चुकी है और खुशहाल जीवन जिएगी, क्योंकि वे दोनों लोग जो कांगहो को नुकसान पहुंचाने आए थे अपने मिशन में नाकाम रहे। दरअसल डायरेक्टर सांग ने ही उन दोनों को भेजा था ताकि वे कांगहो के फार्म में आग लगा सके, लेकिन बात उल्टी पड़ गई। वही दो सहायक आगे चलकर उन आग लगाने वालों का पीछा करने लगे। जल्दी ही डायरेक्टर सांग को खबर मिली कि कांगहो रिहा हो चुका है। जांच में पता चला है कि सुहियान की मौत का कांगहो से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जिस कार को उसने धक्का दिया था उसके सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। रिहा होने के बाद कांगहो अपने पुराने प्रोसिक्यूटर ऑफिस गया। उसने वो चाबी निकाली जो उसने पहले पहिए के नीचे छिपाई थी और तुरंत वहां से निकल गया। उधर योंगसिन इतने खुश है कि उसने शराब पी ली। वो बोली कि आज की रात वो मिजू के घर ही सोएगी। नशे में धुत वो बार बार याजिन और सोजिन का नाम पुकारती रही। बाहर दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं कि आज की पार्टी बहुत मजेदार थी और वो उसका वीडियो बनाकर अपनी माँ को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने फोन देखा तो वीडियो गायब थी। मिजू ने जब ध्यान से फोन देखा तो गलती से वही वीडियो खुल गया जिसमें हायोंग और कांगहो पार्टी में आए थे। वीडियो के अंदर का दृश्य देखकर मिजू के होश उड़ गए। उसमें साफ दिख रहा है कि हायोंग पानी की बोतल में दवा मिला रही है। ये देखकर मिजू तुरंत सैम के घर पहुंची। दोनों ये सोचने लगे कि हायोंग आखिर करना क्या चाहती थी। उन्होंने पहले हुए कांगहो के एक्सीडेंट को याद किया और उन्हें लगा कि उसमें भी हायोंग का ही हाथ था। जिज्ञासा से भरी मिजू ने कहा कि वह खुद हायोंग से मिलने जाएगी, लेकिन सैम ने उसे रोका क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। बीते कुछ दिनों से सैम डर के मारे अलमारी में छिप रहा है।
उसे लगता है कि गुंडे किसी भी वक्त उसके पीछे पड़ सकते हैं। फिर भी मीजू और सैम ने तय किया कि वे हायोंग के घर जाकर सच्चाई जानेंगे। वो खुद हायोंग की पुरानी दोस्त बताकर उसे मिलने की बात करने लगी, लेकिन नौकरानी ने कहा कि हायोंग घर पर नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर कांग हो उस बोट ड्राइवर को ढूंढने आया जो उस रात सुहियांग को ले गया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वो आदमी अब कहीं और चला गया है। तभी कांगहो को उसके पुराने सहकर्मी का फोन आया। उसने बताया कि आज उसने देखा कि कांगहो की कार गायब है और उसे शक हुआ कि शायद कांगहो लौट आया है। जब उसने उसे जिंदा और स्वस्थ देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। कांगहो ने उससे कहा कि यह बात किसी को न बताए क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है। उसके सहकर्मी ने वादा किया कि वो चुप रहेगा। आखिरकार कांगहो ने ही उसकी माँ की जान बचाई थी। इस बीच मीजू और सैम अब भी हायोंग के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। मीजू ने बताया कि वो कई साल पहले हायोंग से एक बार मिल चुकी है। थोड़ी देर बाद नौकरानी बाहर आई। मीजू उसके पास दौड़कर गई और हायोंग के बारे में पूछने लगी। बहुत मनाने के बाद नौकरानी ने बताया कि हायोंग अस्पताल में है। उसे टेसो ने वहां बंद कर रखा है क्योंकि उसे डर है कि वो आने वाले चुनावों के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। ये सुनकर मीजू और सैम तुरंत अस्पताल की ओर भागे। सैम ने खुद को छिपाने के लिए विग पहन ली और मीजू के साथ अंदर चला गया। उसी वक्त कांगहो जगह जगह घूमकर उस बोटमैन का पता लगा रहा है। उसने बहुत से लोगों से पूछा लेकिन कोई उसे नहीं जानता। आखिरकार उसे वह व्यक्ति मिल गया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने कांगहो को देखा वो कुछ बिना बोले डर कर भाग गया। कुछ ही देर बाद वो थक कर रुक गया और उसने कांगहो के सामने सब सच उगल दिया। उसने बताया कि जिस रात नाव तट से दूर गई थी उसी वक्त तेसु के लोग उनके चारों ओर घेराबंदी कर चुके थे। वो अकेला था, उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो भाग न पाया। सोहियोन ने अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश में अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। डर के मारे वो बोटमैन अपना पता बार बार बदलता रहा और गुप्त जीवन जीना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस फिर से कांगहो के घर बयान लेने पहुंची, पर योंगसन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब पुलिस अंदर आई तो देखा कि कांगहो डर के मारे कपड़ों में छिपा चिल्ला रहा है जैसे कोई पागल हो, लेकिन वो पागल कोई और नहीं, योंगसन के सहायक ने वेश बदलकर ये नाटक रचा था। पिछले कुछ दिनों में जब कांगहो घर पर नहीं था, योंगसन गांव में हर किसी से घुलने मिलने चली जाती, यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर पर भी रात गुजारती। योंगसन ने पहली बार ताश खेलने की भी कोशिश की, भले ही उसने ये खेल कभी नहीं खेला था। सैम की मां ने अचानक मौत का जिक्र कर दिया, जिस पर मीजू की मां नाराज हो गई और दोनों में तीखी बहस छिड़ गई। फिर सामने आया कि योंगसन की बीमारी अब ज्यों की त्यों है, डॉक्टर के पास इलाज की कोई आशा नहीं बची। ये सच्चाई सुनकर सैम के माता पिता सदमे में रह गए। वे योंगसन को गले लगाकर रोने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर फैल गई और सब योंगसन की तकलीफ पर रो पड़े। डायरेक्टर सांग को भी पता चला कि असली कातिल तेसु है और उसे डर सताने लगा कि कहीं बच्चा या कांगहो की याददाश्त सच उजागर न कर दे। डायरेक्टर सांग ने हुक्म दिया कि कांगहो को खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि सच सबके सामने आ जाए। इसी बीच मीजू और सैम ने हायोंग का कमरा ढूंढ निकाला और वहां झांकने लगे। मीजू खुद डॉक्टर बनकर अंदर गई और तेसु के गुंडों को चकमा देकर भीतर घुसने में कामयाब हो गई। कागज पर कांगहो का नाम सुनकर हायोंग सिहर उठी। मीजू ने उसे शांत करके भागने का रास्ता बताया। मीजू ने हायोंग को समझाया कि उसके पिता तेसु कितने निर्दयी है, जो भी उनके राह में आए उसे मिटा देते हैं। मीजू ने तेसु के सारे काले कारनामों का खुलासा कर दिया। सुह्योन की मौत और हाल की आग में भी तेसु की भूमिका थी। हायोंग ने जब उसकी बातें सुनी तो वो मीजू के साथ भागने को तैयार हो गई। तीनों ने मिलकर गार्ड को चकमा देकर एक नाटक रचा और मौके पर ही भाग निकले। हालांकि गार्ड ने उन्हें देख लिया पर वे पकड़ नहीं पाए और तभी कांगहो पहुंच गया। कांगहो ने सबको अपनी गाड़ी में बिठाया और सुरक्षित जगह तक भगा दिया। सैम ने गर्व से कहा कि उसने नंबर प्लेट छिपा दी ताकि दुश्मन उन्हें पहचान न पाए, पर गाड़ी पर सैम की कॉफी शॉप का नाम छपा था। अब वे एक सुरक्षित आश्रय ढूंढने लगे क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट करना अभी संभव नहीं है। कांगहो ने ठान लिया कि पहले और ठोस सबूत जुटाकर ही वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। कुछ ही समय बाद सैम के दिमाग में एक पागलपन भरी योजना आई। सैम सबको कर्जदार के घर ले गया, पर कांगहो ने उसे अपना परिचय दिया
कि वो शहर के सुप्रीम प्रोसिक्यूटर कार्यालय में काम करता है। जैसे ही कर्जदार को ये पता चला, उसकी हरकतें पलट गई। कांगो ने उस संगठन की गड़बड़ी की गिनती शुरू कर दी। एंकर बोर्ड की खरीद बिक्री, जहाजों की अवैध घेराबंदी और वहां चल रहे काले जुआ खानों का खुलासा। यहाँ तक कि वो कर्जदार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं देता और उन्हें अक्सर धमकाता और पीटता है। ये सब सुनकर कर्जदार सहम गया और डर के मारे अपने लड़कों से सब गलत किताबें और रजिस्टर जलाने का हुक्म दिया। इसी बीच कांगो और हायांग एक कोने में बैठकर आपस में बातें करने लगे। कांगो ने उसे माफी मांगी कि उसने निर्दोष हायांग को भी इस जाल में खींच लिया। फिर हायांग ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था? कांगो ने धीरे से कहा कि उसका प्यार हमेशा किसी और के लिए था। हायांग समझ गई कि वो मीजू है। ये सब बाहर से मीजू ने सुन लिया। कांगो ने सबको अलविदा कहा और डायरेक्टर सांग के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ा। उसने सैम से कहा कि वो दोनों लड़कियों का ख्याल रखे और जैसे ही वो निकल पड़ा, मीजू उसके पीछे गई। मीजू ने उसे विनती की कि वो सुरक्षित लौट आए। वो और उसके दोनों बच्चे उसका इंतजार करेंगे और फिर वे साथ जीवन बिताएंगे। कांगो ने मीजू को गले लगाया और वादा किया कि मैं जरूर वापस आऊंगा और दौड़कर उसे चूम लिया। एक ऐसा चुंबन जिसमें वर्षों से दबा हुआ प्यार था। बाहर आसमान में आतिशबाजी चमक रही है। उसी समय सब लोग यॉनसन के घर पहुंचे। वो सब उसकी हालत से अभी भी टूटे हुए हैं। दोनों छोटे बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि बड़े लोग क्यों रो रहे हैं और वे भी रो पड़े। मीजू की माँ को मीजू ने फोन किया और कहा कि वो कुछ दिनों तक घर नहीं लौटेगी। इसी बीच सैम की आवाज आई और मीजू की माँ ने सोचा कि शायद मीजू सैम से प्यार करती है, पर मीजू बार बार इन बातों से इनकार करती रही। मीजू ने कहा कि कांगो खतरे में है और वो इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं बता सकती। मीजू की माँ को बेटी की बहादुरी याद आ गई। कैसे वो पिछले बार आग में कूदने को तैयार थी जब कांगो के लिए खतरा था। माँ ने गुस्से में पूछा, तू क्यों उसके लिए खुद को खतरे में डालती है जब उसने तुझे छोड़ ही दिया था? मीजू ने रोते हुए कहा कि वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। उसके पिता ने भी उसकी माँ को दुख दिए, पर माँ ने फिर भी उनसे मोहब्बत की और उनकी राह देखी। मीजू की माँ ने आसमान की ओर निहारा और अपने स्वर्गीय पति को चुपचाप याद किया। उसी वक्त डायरेक्टर सांग के दो लोग खेत से बाहर निकले और देखा कि कोई संदिग्ध कार उनके पीछा कर रही है। वे गाड़ी का पीछा करते हुए वापस आ रहे थे, जैसे शिकारी अपना शिकार का पीछा करता है। जब दोनों असिस्टेंट खेत में पहुंचे तो देखा कि अजनबी अलग अलग समूह में बंटकर उनका पीछा कर रहे थे। पर तभी खेत से एक क्रेन बाहर आई। दोनों असिस्टेंट मशीन के पास पहुंचे और सीधे उन आक्रमणकारियों से भिड़ गए। थोड़ी ही देर बाद वहां के लोगों ने शोर सुना और दौड़कर पहुंचे। पुलिस भी समय पर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत हालात को काबू में किया और बाकी सभी लोगों को पकड़कर थाने ले गई। उसी दिन तेसु, जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में अब एक उभरता हुआ उम्मीदवार है, बच्चों को बड़ी कोमलता से परियों की कहानी सुना रहा है। उसके चेहरे पर इतनी मासूम मुस्कान है जैसे कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। कहानी खत्म हुई तो जोरदार तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर उसके ऑटोग्राफ और फोटो लेने लगे। मीडिया ने भी उस कार्यक्रम की खबरों को पूरे जोर शोर से प्रसारित किया। सबको उम्मीद है कि तेसु एक आदर्श राष्ट्रपति बनेगा और कोरिया के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन ये बस एक अधूरी इच्छा ही रह गई, क्योंकि कुछ ही समय बाद कांगो वहां पहुंचा। कांगो वहां किसी पुराने हादसे का खुलासा करने या सुह्योन की रहस्यमयी मौत का बदला लेने नहीं आया था। उसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। वो अपने पिता के हत्यारे को ढूंढने आया है, जिसे मरे 30 साल बीत चुके हैं, और वो हत्यारा है डायरेक्टर सांग। कांगहो ने तेसु से मदद नहीं मांगी, बल्कि सच का सामना कराने आया। उसने सीधा प्रस्ताव रखा, तुम डायरेक्टर सांग और उसके सभी अपराधों को सबके सामने उजागर कर दो, वरना तुम्हारे अपने अपराध में दुनिया के सामने रख दूंगा। कांगहो ने तेसु को बंदूक से नहीं, बल्कि उसकी बेटी हायांग से धमकाया। हायांग वही बेटी जिसकी एक सच्चाई तेसु के पूरे करियर को पल भर में तबाह कर सकती है। कांगहो का ये प्रस्ताव तेसु के लिए खुद को बचाने का आखिरी मौका है। उसी समय सैम ने मीजू और कांगहो को एक दिन पहले किस करते हुए देखा था, जबकि दूसरी ओर मीजू हायांग का बयान गंभीरता से दर्ज कर रही है। मीजू ने वर्षों पहले हुए कांगहो के हादसे के बारे में पूछा, लेकिन हायांग सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो डर
और सच्चाई के बीच झूल रही है। उसके पास कोई एलिबाई नहीं है और उसके भीतर डर है कि कहीं सारे आरोप उसी पर न लग जाए। वो भय और भी बढ़ गया जब उसे एहसास हुआ कि इन सब के पीछे उसका खुद का बाप है, एक ऐसा आदमी जो अपनी ताकत के लिए किसी को भी मिटा सकता है। इसी बीच डायरेक्टर सांग के सामने उसका पुराना सहायक खड़ा है, वही जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था। सहायक के चेहरे पर वर्षों की निष्ठा और अपमान का गुस्सा है। उसने कहा, मैंने आपके लिए सब कुछ किया और बदले में तुमने मुझे ही मिटाने की साजिश रची। सांग ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जब सहायक ने उसी की रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो बौखला गया और उसे धक्का देने लगा। लेकिन तभी कांगहो वहां गया। सांग ने उसे देखकर मानो राहत की सांस ली और उसे गले लगाने बढ़ा, लेकिन कांगहो वहां रिश्ता निभाने नहीं आया था। उसने तुरंत हथकड़ी निकाली और कहा, डायरेक्टर सांग, आपको हत्या और जानबूझकर किए हमले के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पीछे खड़ा सहायक मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये पूरा नाटक वही और कांगहो मिलकर पहले ही रच चुके थे। अगले दिन कांगहो ने डायरेक्टर सांग की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा की। उसने कहा, मैं ये केस पूरी तरह से जांचूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जनता का विश्वास फिर से कायम करना। ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार उसकी चर्चा चल रही है। जब गांव वालों ने कांगहो को टीवी पर देखा तो सब स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वही बेवकूफ लड़का आज इतना मजबूत और निडर बन चुका है। कांगहो किसी योद्धा की तरह लौटा जो मौत और जिंदगी की लड़ाई जीत चुका है। ये देखकर यॉनसन की आंखों से आंसू झड़ने लगे। मीजू की मां ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे सब क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं था? उसकी ये बात सुनकर पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। किसी को नहीं पता था कि कब और कैसे उनके बच्चे आपस में शादी कर चुके हैं। आज का दिन बहुत बड़ा था। सैम, मीजू और हायोंग तीनों अदालत की ओर जा रहे हैं। वहां आज डायरेक्टर सांग के अपराधों का फैसला होने वाला है। सैमसिक, जो कभी मीजू के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से भरा था, अब सब कुछ भूल चुका है। अब उसकी चिंता सिर्फ हायोंग के लिए है, जो अब एक गवाह के रूप में सबके सामने सच्चाई उजागर करने जा रही है। दूसरी ओर गांव के सभी लोग भी शहर जाने की तैयारी में हैं। वे खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं इतने वर्षों के दर्द और अन्याय का अंत आखिर कैसे होता है। अदालत में यॉनसंग चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर रही है। जब उसका पति जिंदा था, जब घर में हंसी गूंजती थी, उसने मन ही मन अपने पति की आत्मा से प्रार्थना की, आज हमारे बेटे को ताकत देना ताकि वो सच्चाई के सामने डट कर रह सके जैसे तुम थे। मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। कांगहो बहुत शांत है। उसने कोई लंबी दलीलें नहीं दी, बस सबूत पेश किए। सबसे पहले उसने डायरेक्टर सांग और उसके पूर्व सहायक के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग अदालत में चलवाई। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि डायरेक्टर सांग ने अपने सहायक को इसलिए नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी क्योंकि उसे बहुत कुछ पता चल चुका था। सांग को डर था कि कहीं उसकी करतूतें उजागर न हो जाए। लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। सहायक ने यह भी खुलासा किया कि सांग ने अपने 3 करीबी सहायकों को रास्ते से हटा दिया, जिनमें से एक थी सेक्रेटरी सुह्योन। फिर कांगहो ने अदालत में दूसरा चौंकाने वाला सबूत पेश किया, एक यूएसबी ड्राइव। उसमें गुबायो ग्रुप के घोटालों से जुड़ी तमाम फाइलें थी। गबन, रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज थे और उस ड्राइव की असली मालकिन थी सेक्रेटरी सोह्यून। इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद डायरेक्टर सांग ने अपने गुनाह मानने से इनकार कर दिए। उसने सारा दोष अपने सहायक पर मढ़ दिया ताकि खुद को बचा सके, पर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। उसी वक्त कांगहो ने अगले गवाह को बुलाया और सबकी सांसें थम गई। वो था सांसद तेसु। तेसु वही व्यक्ति है जिसने सालों तक डायरेक्टर सांग के मुकदमों को मैनेज किया था। तेसु ने गवाही दी। सुह्योन, जो दोनों के साथ सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी, ने मुझसे कहा था कि वो गर्भवती है और अपनी जान को खतरा महसूस करती है और वो बच्चा डायरेक्टर सांग का है। ये सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। कांगहो के चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। वहीं डायरेक्टर सांग बौखला गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वो चिल्लाया, झूठ है ये सब। फिर उसने तेसु पर पलटवार करते हुए कहा, असल में तेसु ने ही सुह्योन और उसके बच्चे को खत्म करवाया था और उसने अपने बेटे का इस्तेमाल किया
कांगहो को नुकसान पहुंचाने के लिए। पिछली पंक्ति में बैठी योंगसन की सांसें तेज हो गई। उसे अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो नहीं चाहती कि कांगहो उसे इस हालत में देखकर कमजोर पड़े। तभी दरवाजा खुला और हायांग अंदर आई। पूरा हॉल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। वो कांपती आवाज में बोली, हाँ वही सच है, मैंने ही कांगहो के पानी में नशा मिलाया था। सब लोग दंग रह गए, लेकिन मैंने ये नफरत में नहीं किया था। मुझे मेरे अपने पिता ने धोखा दिया था। हायांग ने सबके सामने कबूल किया कि तेसू ने ही उसके मन में झूठ भर दिया था कि कांगहो ने किसी और औरत और उसके बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया ताकि वो हायांग से शादी कर सके। असल में ये पूरी साजिश मेरे पिता की थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अब उसकी नजरें निर्भीक है। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। तेसू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके लिए अब कोई बचाव ही नहीं बचा। सच की गोली सीधे उसके दिल में लगी। हालांकि उसने अभी भी हिम्मत नहीं खोई और मुकाबला किया। तेसू ने डायरेक्टर सांग पर सारे आरोप लगा दिए। जब कांगहो ने पूछा कि तेसू ने उसे मारने की कोशिश क्यों की, तेसू ने सिर्फ कांगहो को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि सोहियोन और उसके बेटे की मौत में भी उसी का हाथ था। हायांग ने कबूल किया कि उसने बच्चे के डीएनए रिपोर्ट अपनी आंखों से देखे थे। वह बच्चा वास्तव में तेसू का बेटा था। तेसू ने तुरंत अपने बेटे की मनोवैज्ञानिक रिकॉर्ड पेश की और बेबस पिता की भूमिका निभाने लगा जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। लेकिन हायांग ने अब खुद को इस नाटक में फंसने नहीं दिया। वो रोते हुए बोली, ये मेरे पिता और डायरेक्टर सांग की साजिश है, जिन्होंने कानून को अपने मनमाने ढंग से मोड़ा। उन्होंने पुलिस को रिश्वत दी और कांगहो के पिता के सबूतों को फर्जी बना दिया। फिर उन्होंने अपने अपराधों को छुपाने के लिए परफेक्ट सीन बनाया। हालांकि तेसू ने न्यायाधीश को समझाने की कोशिश की कि अदालत बंद कर दीजिए क्योंकि उसकी बेटी नियंत्रण खो रही है। न्यायाधीश ने मुकदमा जारी रखने का फैसला किया। कांगहो ने सच्चाई तय करने का सबसे निर्णायक तरीका सुझाया, बच्चे का डीएनए टेस्ट। फिर वह बोटमैन बच्चे को अदालत के बीच में ले आया। बच्चे को देखकर डायरेक्टर सांग और तेसू दोनों चौंक गए। सच्चाई ये थी कि उस दुखद रात सोहियोन ने बेखौफ होकर अपने बच्चे को नाव में छिपा दिया और खुद समंदर में कूद गई ताकि पीछा करने वालों का ध्यान बढ़ जाए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि बच्चे का पिता तेसू है। अब उसके पास विरोध करने का अधिकार नहीं बचा। डायरेक्टर सांग और तेसू दोनों सोहियोन की मौत में शामिल थे। कांगहो और उसकी मां के खिलाफ आगजनी और हत्या, और कांगहो के पिता की 30 साल पहले हुई हत्या भी उन्हीं के गुनाहों में शामिल है। योनसंग अब और नहीं बैठ सकी। वो तुरंत उठी और अपने बेटे की तारीफ में तालियां बजाई। पूरा गांव भी खड़ा हो गया और गर्व से तालियां बजाने लगा। कोई भी अपनी खुशी को रोक नहीं सका। मंच पर कांगहो ने चमकती मुस्कान के साथ देखा। उस समय उसने सिर्फ अपनी मां को देखा। अंत में तेसू और डायरेक्टर सांग को हथकड़ी लगाकर अदालत से बाहर ले जाया गया। हायांग को भी तुरंत रिहा नहीं किया गया, लेकिन उसके सहयोग और पश्चाताप के कारण उसे सिर्फ 2 साल की ही सजा मिली। आने वाले दिनों में छोटे से गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। आज का खास दिन है, योनसंग का जन्मदिन। योनसंग धीरे से उठी, मुस्कुराई और हर व्यक्ति को गहरे निष्ठा के साथ धन्यवाद दिया। उसने कहा कि पिछले 30 वर्षों में भले ही उसे और उसके बेटे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लोगों का सच्चा प्यार ही उसे इस गांव में रख पाया। योनसंग के अपने कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन गांव के लोग जिन्होंने खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद मदद की, वे उसके लिए सोने से भी कीमती है। फिर योंगसन ने अपनी पूरी जिंदगी की समीक्षा की। जब उसके माता पिता जल्दी मर गए तो उसका पति साथ था, और जब पति चला गया तो उसने अपना पूरा प्यार अपने एकमात्र बेटे में डाल दिया। और जब कांगहो बीमार हो गया तो ये पूरा गांव उसके साथ खड़ा हुआ। अब जब उसके जीवन के आखिरी पन्ने धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, उसने महसूस किया कि उसके पड़ोसी ही वे लोग होंगे जो उसके जाने के बाद कांगहो के जीवन में उसका खालीपन भरेंगे। योंगसन ने यह भी वादा किया कि जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तो वो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होकर सभी का इंतजार करेगी। इसी समय कोई भी अपने आंसू रोक न सका। वे जानते हैं कि वो एक दयालु महिला को विदा कहने वाले हैं। तभी कांगहो ने जन्मदिन का केक लाया। सभी ने हैप्पी बर्थडे गाना शुरू किया। कांगहो ने केक टेबल पर रखा और अपनी माँ को याद दिलाया कि मोमबत्तियां बुझाने से पहले एक इच्छा जरूर मांगे।
इसी समय यॉनसन केवल यही चाहती है कि अगर इस जीवन के बाद कोई अगला जीवन हो तो वो केवल कांग हो की माँ बनने की आशा रखे, क्योंकि उस दुनिया में इससे ज्यादा खुशी उसे कुछ और नहीं दे सकता। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद यॉनसन ने धीरे धीरे परिवार की विरासत सौंप दी। ये मिजू के लिए एक अंतिम संदेश जैसा था। यॉनसन ने मिजू को वो अंगूठी दी जो उसके ससुर ने उसे दी थी। यॉनसन ने कांगहो को वो अंगूठी भी दी जो उसकी माँ ने वर्षों पहले उसके पिता को दी थी। यॉनसन केवल यही चाहती है कि कांगहो और मिजू खुशहाल जीवन जी सके। उस रात कांगहो अपनी माँ के पास सोने के लिए गया। फिर उसने उसकी माँ के लिए गाने की इच्छा पूरी की। अब वो अपनी माँ के पास लेट गया और प्रेम भरी आवाज में गाना गाने लगा। शांत वातावरण में यॉनसन ने फुसफुसा कर कहा कि वह बहुत खुश है। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे एक लंबे नींद के सफर में चली गई। यॉनसन धीरे धीरे दूसरी दुनिया में चली गई। भले ही दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, यॉनसन अभी चुपचाप अपने बेटे पर नजर रखती है। अंत में गांव के सभी लोग उपस्थित हुए ताकि यॉनसन को विदा कर सके। वो कोमल महिला जिसने चुपचाप दूसरों के लिए बलिदान दिया। कांगहो ने आगे बढ़कर धूप जलाया। फिर उसकी आवाज भर आई और उसने अपनी माँ का पसंदीदा गीत गाया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर धीरे धीरे दूसरी आवाजें भी गूंजने लगी। एक आवाज एक भावपूर्ण विदाई गीत बन गई। अब कोई रो नहीं रहा, सभी हंस रहे हैं और गा रहे हैं जैसे यॉनसन का उज्जवल चेहरा उनके सामने हो। कई दिनों बाद सैम हायोंग से मिलने गया और एक आश्चर्यजनक उपहार लाया। ये नई अंडरवेयर थी जो उसकी माँ ने खरीदी थी। सैम ये उपहार हायोंग को हंसा गया। उसने ये भी कहा कि वो उसका जेल से बाहर आने का इंतजार करेगा। कांगहो ने आधिकारिक रूप से वकील का पद छोड़ दिया और फिर से किसान बन गया। फिर उसने एक और कीमती चीज पाई, परिवार की फोटो फ्रेम में उसकी माँ के हाथ का लिखा पत्र। यॉनसन भले ही दुनिया से चली गई, लेकिन वो हमेशा चुपचाप अपने बेटे के साथ रही। यॉनसन ने कभी कभी बहुत सख्त और हावी होने के लिए माफी मांगी। अगर उसे फिर से माँ बनने का मौका मिले तो वो अपने बेटे को वही करने देगी जो वो चाहता है। यॉनसन निश्चित रूप से चाहती है कि कांगहो एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सके। उस दिन कांगहो नहीं रोया क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब कांगहो ने मिजू को प्रपोज किया। इसीलिए कांगहो एक छोटा सुअर लेकर मिजू के सामने आया। प्रपोज सरल और ईमानदार था, जैसे उनका प्यार। दोनों ने फैसला किया कि अब वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों में खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।